2022 की आखिरी एक्सपायरी वाले दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी करीब 100 पॉइंट सुधरा, सेंसेक्स में भी 300 पॉइंट का उछाल, बैंक निफ्टी हरे निशान में आया। बैंक को छोड़ सभी सेक्टर्स में हालांकि अब भी दबाव कायम। एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटो, एनर्जी स्टॉक्स में आज बिकवाली हावी। कोविड से जुड़े दवाइयों और उपकरणों के एक्सपोर्ट पर सरकार लगा सकती है लगाम। पीपीई किट, पैरासीटामोल, वेंटिलेटर, सर्जिकल मास्क के एक्सपोर्ट की हो सकती है डेली मॉनिटरिंग। Is Reliance's newest startup business with the potential to transform not just the company or the country, but the entire world. न्यू एनर्जी बिजनेस में दुनिया बदलने की है क्षमता। धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर मुकेश अंबानी बोले, कहा रिलायंस बरगद की पेड़ की तरह करता रहेगा तरक्की। 2047 तक देश की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की जताई उम्मीद। और अगले साल कॉल ड्रॉप और स्लो डेटा स्पीड से मिल सकती है राहत। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI कर रहा है सख्ती की तैयारी। अगले हफ्ते जारी हो सकता है कंसल्टेशन पेपर। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज, मेरे साथ यहाँ हर्षिता मुंबई से और आज वीरू भी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। तो फुल हाउस हमारे पास। वीरू, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। और मार्केट में क्लियरली एक शानदार रिकवरी और एक, जैसे मैं इंग्लिश में जैसे मैं कहूँगा, बुल्स फाइट बैक। आज एक फाइट बैक दिखाया बुल्स ने और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है और रिकवरी को वापस बैंक निफ्टी ने लीड किया। जो एक हमारा एक सुबह एक पर्सपेक्टिव भी था कि अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। ओवरऑल टेक्सचर भले ही मार्केट का वीक रहा हो, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी आई है, इवन IT स्टॉक्स में रिकवरी आई है हर्षिता, एक मार्केट में एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम 1-to-1 ग्लोबल मार्केट से शायद ना कोरिलेट करें। और क्योंकि हमारे पास एक बजट का फैक्टर है और कल भी आपने देखा था किस तरीके से कुछ बजट रिलेटेड स्टॉक्स भाग रहे थे, और आज जिस तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में जिस तरीके की रिकवरी है, एक कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि थोड़ा सा मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को वापस आउट परफॉर्म कर सकता है। जी हाँ, और ग्लोबल मार्केट्स के साथ हमारी तस्वीर इस समय कैसी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज की इस तेजी में दरअसल जो सबसे बड़ा योगदान है वो ऑफ कोर्स बैंकिंग शेयरों का है। तो निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर हमने देखा है बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी लगे हाथ आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जो आपको एक अंदाजा देगा हुआ क्या है। तो लो लेवल से जो रिकवरी इंडेक्स में देखने को मिली निफ्टी और निफ्टी बैंक, अभी भी आपको मार्केट ब्रेथ नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देगी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी अपनी चाल को निचले स्तरों से कुछ इंप्रूव करने में लगा हुआ है। लगभग आधे % तक की रिकवरी देखने को मिली है यहाँ पर डे लो से, तो वो सराहनीय चीज है। हालांकि अभी भी 175 पॉइंट नीचे। घूमा कहां मार्केट घूमा है निफ्टी बैंक की वजह से। 37 अंकों की वृद्धि यहां पर अब 42,865 के लेवल्स, और दरअसल इसी पर पहले चर्चा करेंगे, फिर इंडेक्स की भी स्थिति आपके सामने पेश करते हुए दिखाई देंगे। अनुज, सुबह में आप मेंशन कर रहे थे कि शायद यहां पर एक मौका मिलेगा 42,500, और 42,500 आप कह सकते हैं आपने लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट करा दिया परसों से, क्योंकि वहीं से परसों एक अच्छा मूव देखने को मिला था। उन लेवल्स को कोशिश की थी हमने कल मेंटेन करने की, और आज ठीक वहां से घूमा। तो अहमियत एक बार फिर समझाइए स्तर की, और अब ये जो रिवर्सल आया है, क्या ये एक इंडिकेशन है कि हम टिके रहेंगे, स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी? नहीं, आज का प्राइस मूव बहुत ज़बरदस्त है बैंक निफ्टी का हर्षिता। वो जो सुबह जो हमारी एक अप्रोच थी कि निफ्टी भले एक वीक हो जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है आपको, चाहे कुछ हो जाए बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है। और अगर लॉन्ग से बाहर होना भी है तो 42,394 हमने एक मेंशन किया था लेवल कि 42,500 पे खरीदी और 42,394 का एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आज का लो था 42,490। तो 42,500 की अहमियत यह है कि यहाँ पर मार्केट 2 या 3 बार बाउंस किया। और एक और चीज़ जो हुई, निफ्टी ने भले ही कल के लो में अपना प्रीवियस लो रिविजिट किया, बैंक निफ्टी में वो लो 300 पॉइंट ऊपर रहा, तो वो एक आपके लिए एक इंडिकेशन था कि बैंक निफ्टी में जो लोज हैं वो प्रोटेक्ट होने वाले हैं। तो वो सुबह की बैंक निफ्टी की कॉल जिन्होंने ली होगी उनके लिए आज ज़बरदस्त मुनाफा बना होगा। अब उससे एक चीज़ हो गई है कि 42,400 एक लक्ष्मण रेखा है। मतलब देखिए, 500 इंट्राडे में टूट भी जाता है तो कोई बड़ी तकलीफ की बात नहीं है, 400 नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। अब 42,400 394 उस दिन हिट किया था, अब वो एक मोटा मोटी आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। लेकिन एक तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी वापस हर्षिता 43,000 पर जाने के लिए। आज हो सकता है आज ही चला जाए, क्योंकि एक्सपायरी का तो मूव अभी बाकी है, अभी तो 2 ही बजे हैं, 3 बजे का एक्सपायरी का मूव बाकी है अभी, और हो सकता है आज ही चला जाए। लेकिन
आज नहीं तो अगले कुछ दिनों में 43,000 ये क्रॉस करेगा। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर, और निफ्टी का मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुबह से मैं देख रहा था 18,100 की कॉल में ज़बरदस्त बिल्डअप था। इनफैक्ट पीक ओपन इंटरेस्ट करीब 2.5 करोड़ तक पहुंच गया था 18,100 की कॉल में, और 18,000 की पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप था। तो 18,000 की पुट तो मेरे ख्याल से अब सेफ हो गई है। वो जो पुट राइटर था उसका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था, वो आज भी सुबह हिला नहीं वहाँ से, वो 18,000 तो अब सेफ हो गई। अब 18,100 की कॉल वालों का क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब हम 18,094 पर हैं और मार्केट सुबह से एक पोजीशन इस हिसाब से ले रहा था कि 18,000 से 18,100 के बीच में एक्सपायरी होगी। देखिए ये है वो 18,000 की पुट, ये तो खैर अब जीरो हो गई, इसको छोड़ दीजिए। 18,100 की कॉल पर आइए क्योंकि वो अब ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कस करना। वहाँ पर काफ़ी कॉल राइटिंग हुई थी और 17 रुपये प्रीमियम है 18,100 की कॉल का, और 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, और जो कुल ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़कर हो गया है 1.81 करोड़ शेयर्स। और जबकि कुछ देर पहले तक उसमें करीब 2 करोड़ शेयर का बिल्डअप था। एक बार फायर कर देंगे तो सही रहेगा 18,100 की कॉल। बट चलिए मैं बता देता हूँ, मैं 18 रुपये प्रीमियम है, और वहाँ पर अब एक तो 18,118 अगर निकला तो बड़ी तेज़ी होगी, लेकिन एक जो इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े हैं वो ये कह रहे थे कि 18,000 से 18,100 के बीच में आज निफ्टी की एक्सपायरी होगी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्सपायरी वाले दिन ये जो कवरिंग आई है ये क्या कल भी कंटिन्यू करेगी। आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज जो रिकवरी आई है क्या वो रियल है और या सिर्फ एक्सपायरी प्ले है। आई थिंक उसका आंसर हमें कल मिल जाएगा। देखेंगे आज कहाँ पर क्लोज देखने को मिलता है, और लार्जली फिर उस लिहाज से आपकी अगले हफ्ते और अगले सीरीज के लिए लार्जली क्या रणनीति होने वाली है। वीरू, आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी का बड़ा दिन, तो रोल ओवर की पोजीशन देखना अहम रहता है। भले ही लो वॉल्यूम पर ये पोजीशंस अगली सीरीज में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हूँ, क्या डेटा पॉइंट आउट कर रहा है? जी देखिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज ने अभी बिल्कुल ऑप्शन सेटअप की तरफ अगर आप देखें तरह बिहेव किया है और पुट राइटर्स की जोन को रिस्पेक्ट की, डे हाई पर इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर आप देखिए इस बिहेवियर से कोरिलेट होती हुई बाहर आ रही हैं आज तक। देखिए अनुज इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे टिप्पणी कर ही चुके हैं, तो मैं अपने अगर आप देखें तो अब थोड़ा कम ही बोलूँगा मैं, लेकिन बैंक निफ्टी की एग्रेसिवनेस इस बात से झलक रही है कि बैंक निफ्टी अब इस वक्त एग्जैक्टली अटेम्प्ट कर रहा है अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी पिछले 3 सेशन से जो अटेम्प्ट किया वो एक बार फिर अटेम्प्ट करता हुआ। मैं कोरिलेट क्या करना चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक बार फिर से स्ट्रेंथ दिखाता हुआ और बजट -1 जो एक्सपायरी होती है यानी जनवरी की एक्सपायरी, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैट्स के साथ एंटर कर रहा है। हर्षदा आपकी स्क्रीन पे इनफैक्ट दोनों ही इंडस्ट्रीज के रोलोवर्स के स्टैट्स होंगे। अगर आप इस वक्त देखें तो निफ्टी 68%, आई मीन थोड़ा सा निफ्टी के पुश को और निफ्टी के एग्रेसिवनेस को कम कर रहा है आईटी 68% निफ्टी में, और निफ्टी बैंक के रोलोवर 76%। मेरे ख्याल से जब हम आज क्लोजिंग कर चुके होंगे और कल सुबह मुलाकात कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे हर्षदा, मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक का जो रोलोवर है ये 3 मंथ एवरेज को एक्सीड कर जाएगा। तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग होना, 42,000 पे 42,500 पे पुट राइटर्स का होना शायद आज 43,000 दिक्कत करे बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, वहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी खड़े भी हैं, बट निफ्टी बैंक नेक्स्ट सीरीज में स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के साथ जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखें लास्ट वीक एक प्राइस डैमेज हुआ था लेकिन उसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रोलोवर्स अच्छे दिखा रहे हैं? अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखें हर्षदा, एसबीआई एक बार फिर से रोलोवर शीट पे थोड़ा सा लीड करता हुआ, एसबीआई 83%, आरबीएल 83%, कैनरा बैंक लगभग 86%। एक तो ये छोटे बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, इनका दबदबा है। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल और लीडर्स में एसबीआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर पोस्ट करता हुआ, तो इस स्पेस पे नजर रखेंगे। बात करते करते अगर आप देखें एसबीआई जिस क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, एक बार फिर से ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। जस्ट फॉर इंस्टेंस अभी निफ्टी बैंक जहां पे स्ट्राइक कर रहा है 20 डेमा, आपका एसबीआई 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को 5 रुपए से एक्सीड कर चुका है। तो बैंकिंग एक बार फिर से बहुत मजबूत करी। बाकी अगर आप देखें केमिकल बास्केट में अतुल, चंबल फर्टिलाइजर्स, इन दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छे रोलोवर थे, 88-78%। तो भारतीय एयरटेल का रोलोवर पिक हो रहा है करीब 76%। फार्मा स्पेस में जायरस रोलोवर शीट में लगभग 85% रोलोवर। डॉक्टर लाल पैथलैब, इसमें मैंने थोड़े से जो रोलोवर्स हैं एग्रेसिव होते हुए देखे हैं, करीब 86%। और एक मेटल स्पेस में जिस स्टॉक के सबसे स्ट्रॉन्ग और इंप्रेसिव रोलोवर हैं हर्षदा, वो है जिंदल स्टील। लेकिन फिर एक बार कमिंग बैक टू कोर फिगर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, निफ्टी बैंक हर पैमाने पे, चाहे वो ऑप्शन सेटअप हो, चाहे वो टेक्निकल सेटअप हो, चाहे वो जनवरी ही रोलोवर्स हो, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हर्षदा।
जी हाँ, अच्छी तेजी और इस समय करीब 73 अंकों की बढ़त पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है 42,900। तो जो 43,000 की तरफ मूव आने की बात हम कर रहे थे, अभी अभी अनुज भी मेंशन कर रहे थे, उसकी तरफ दरअसल चाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 100 पॉइंट और हम 43,000 पर वापस लौटते हुए दिखाई देंगे। चलिए आपके सामने कुछ पेश करते हैं स्टॉक्स जो अच्छे खासे चले हैं या फिर इस रिकवरी में इनका भाग अहम था, और स्क्रीन पर वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो एसबीआई और दूसरे स्टॉक्स का जिक्र वीरू कर रहे थे, लेकिन कुछ और आइडियाज हैं जहां पर हमने देखा है तेजी बनी है आज के दिन। इंडसइंड बैंक आधा % ऊपर आता हुआ। इसके बाद मैंने कुछ मिड कैप और कैश वाले स्टॉक्स पर भी फोकस किया है। आरवीएनएल आज 3.5% ऊपर। बीएमएल देखिए ये भाग लेता हुआ इस तेजी में, और गार्डन रीच, मजगांव, भारत डायनामिक्स, ये वो डिफेंस वाला स्टॉक्स है जिनमें फिर रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। तो गार्डन रीच करीब 2% ऊपर आज ट्रेड में देखने को मिल जरूर रहा है। हालांकि दबाव का सिलसिला अभी भी कायम है। टाटा कंज्यूमर 1.5% नीचे है आज। इनफैक्ट बाकी सभी एफएमसीजी कंपनियों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जेके सीमेंट में 3.5% तक का दबाव। मुथूट फाइनेंस भी लगभग 2% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी इनफैक्ट टॉप लूजर्स में शामिल है। तो ये है फिलहाल वो स्टॉक्स जहां पर तेजी और मंदी की पोजीशंस क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और फिर उनसे पूछेंगे कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, अमित सेठ और साथ ही साथ संजीव होता। ऑफ कोर्स इन सबसे समझेंगे कि इस समय क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और यहाँ से आगे किन स्टॉक्स पर दरअसल फोकस रहेगा आने वाली सीरीज, आने वाले हफ्ते के लिए भी। 2:40 पर 4 का चौका में राजेश पालविया से जानेंगे सस्ता ऑप्शन आज। अमित सेठ देंगे एफएनओ का सुपरस्टार। चाँद का चमत्कार के लिए मानस तैयार हैं। तो मिड कैप फंडा संजीव होता देने वाले हैं। आज 2:45 पर आउटलुक 2023 के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट वेटरन शंकर शर्मा। ओके, तो उन सब की तैयारी करते हैं और शुरुआत करते हैं शो की फ्रेश कॉल्स के साथ। गाबा जी गुड आफ्टरनून, आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइए किस स्टॉक पर दाम लगा रहे हैं इस समय लास्ट के 1 घंटे के लिए? बैंकिंग क्षेत्र से इंडसइंड बैंक ट्रेड करा है 1223। इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। एक अपमूव मिला था, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर आज एक अपमूव शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से 1207 का स्टॉप होना चाहिए, 1207 का। फर्स्ट टारगेट 1240, फिर 1250 इंडसइंड बैंक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 1240 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक खरीदारी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। 0.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। राजेश पालवी, आफ्टरनून, बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो बैंकिंग स्टॉक ही रहेगा और उसमें आरबीएल बैंक पे फोकस है। आरबीएल बैंक अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके की बाइंग एक्शन यहाँ बनी है, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से 184, 186 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो आरबीएल बैंक जनवरी फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होंगे करीब 171 के आसपास। टारगेट होंगे 184 से लेके 186 तक। ओके, आरबीएल बैंक आपका अगर आप देखें कॉल है और 174.75 पे। याद रखिएगा आरबीएल बैंक इस वक्त 30 दिसंबर 2021 के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अब 1 ईयर हाई पे ट्रेड करता हुआ, और जैसे कि हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे विद स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स। इसके रोल ओवर्स आपकी स्क्रीन पे आरबीएल 83% है। अब मेरे ख्याल से जब फ्रेश डेटा आएगा तो रोल ओवर और एग्रेसिव हो चुका होगा। 52 हफ्तों के नए शिखर पर आरबीएल बैंक नाइस। अच्छा, अगर आप देखिए मूव दिया। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल? देखिए बैंकिंग क्षेत्र के साथ ही रहेंगे, तो फेडरल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फेडरल बैंक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन कर लिया। एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है 134 रुपए के ऊपर। आई थिंक अब आपको 142 रुपए तक के भाव फेडरल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे फेडरल बैंक में 133 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट 139.50 का रहेगा और उसके ऊपर शायद आपको 142 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो फेडरल बैंक में खरीदारी करनी है, और या तो जनवरी का 135 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए 45 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको फेडरल बैंक के 135 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 8 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए सारे बैंकिंग कॉल्स अभी तक इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक और अब फेडरल बैंक। अमित गुड आफ्टरनून, आपका भी बैंकिंग पे है या कुछ और?
जी, बैंकिंग तो कंसेंसस है, लेकिन उसके अलावा मुझे अगर कोई स्टॉक वीक लग रहा है, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर हम देखें तो पुल बैक में इसने अपना 10 डेमा तक भी नहीं जा सका और इसने अपना सारा गेन गिव अप कर दिया है। तो टाटा मोटर्स में एक शॉर्ट टर्म वीकनेस मुझे नजर आ रही है। 392 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 377 के टारगेट्स रहेंगे फॉर अ शॉर्ट कॉल ऑन टाटा मोटर्स। मोटर्स में दरअसल मंदी का ट्रेड आप कह रहे हैं लेकर चलेंगे, तो ये इनफैक्ट वो चाइना वाली स्टोरी जो है टाटा मोटर्स की, उस पर थोड़ा सा एक पॉज आता हुआ साफ दिखाई दिया है। और लार्जली अगर आप देखें आज के दिन ऐसा नहीं है कि बाकी ऑटो कंपनियों में दबाव देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि डे लो से यहाँ पर भी कुछ रिकवरी ही देखने को मिल रही है। देखिए कहाँ पर लो बना और इस समय भले ही 60-62 पॉइंट नीचे हो, इसमें हम देख रहे हैं चाल बेहतरी की नजर आ रही है। हीरो मोटो 0.5% ऊपर, आयशा में हम देख रहे हैं 0.5% की बढ़त, हल्का सा अपटिक मारुति में आता हुआ। तो इन सभी स्टॉक्स में रिवर्सल है, लेकिन टाटा मोटर्स में बिकवाली का दबाव हावी और उस पर एक शॉर्ट कॉल आया है। संजीव होता भी हमारे साथ है। होता साहब, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून सुधा। मेरा पोजिशनल ट्रेड रहेगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स। मुझे लग रहा है कि H2 जो होगा ये कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक टारगेट दिया है 25 to 31% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ फॉर FY23 और FY22 से 25 का अगर इसका वॉल्यूम कैगर देखें तो ऑलमोस्ट इसका 30% प्लस वॉल्यूम कैगर है। और जो मार्जिन इसका H1 में ड्रॉप हुआ था वो मार्जिन इंप्रूव हो सकता है H2 में। और वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी 20 टाइम्स FY25 में चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पे रहेगा एपीएल अपोलो में विद टारगेट प्राइस ऑफ 1275। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में एक पोजीशन बाय 1095 इस समय यहाँ पर भाव। अच्छा, एक बार जरा मार्केट रिविजिट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अब रिकवरी के बाद 42,900 पर जाकर थोड़ा फिसला है, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी यहाँ पर। और निफ्टी भी देखिए वो 18,100 के काफ़ी करीब जाकर 18,077 पर वापस आया। आज एक्सपायरी है तो आपको 2-3 स्विंग्स इसी तरीके से मिलेंगी। और सुबह अगर आपने लॉन्ग किया बैंक निफ्टी में तो 42,900 एक अच्छा जोन भी था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और क्योंकि ऊपर 43,000 पर काफ़ी हमने देखा था कि इवन 2 दिन पहले जब मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, उस दिन भी बैंक निफ्टी 43,000 नहीं क्रॉस कर पाया था। तो थोड़ा 43,000 के करीब आकर एक बार मार्केट थोड़ा सा शायद अटकेगा। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। इंडिया मार्ट लेकर आइए एक बार जरा। इंडिया मार्ट में एक ज़बरदस्त मूव इस समय, करीब 2.5% का मूव इस समय इंडिया मार्ट में। और उसके अलावा कैनफिन होम्स भी इस समय डे हाई पर। काफ़ी स्टॉक्स इनफैक्ट डेज हाई बना रहे हैं। एसबीआई ने सुबह थोड़ा परेशान किया था, लेकिन अब इस समय एग्जैक्टली अपने डे हाई पर। इवन लार्सन एंड ट्यूब्रो ने भी काफ़ी रिकवरी दिखाई है इंट्राडे, ये भी इस समय डे हाई पर। कैनफिन होम्स पर कोई कॉल है क्या? गाबा जी, आपने स्टडी किया है क्या इसको? क्योंकि एक बड़ी गिरावट आई थी इसमें वो जो जब इनके एमडी ने छोड़ा था उसके बाद, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है हमने और एक बेसिक फॉर्मेशन भी देखा है यहाँ पर। लग रहा है यहाँ पर कि एक बड़ी लॉन्ग ट्रेड बन सकती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि शॉर्टलिस्टेड स्टॉक था मेरा कैनफिन होम्स का। आप ट्रेड कर रहे हैं 530 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 522। पॉसिबल कि 540 देखेंगे इसमें। यस, कैनफिन होम्स में अपमूव है क्योंकि आज गैप डाउन खुला, उसके बाद लगातार हमने एक अपमूव देखा है, अब भी सस्टेन कर रहा है कैनफिन होम्स। यस, इट्स अ बाय। एक अपॉर्चुनिटी कैनफिन होम्स में साफ देखने को मिल रही, करीब 1% ऊपर। इंडिया मार्ट जो आपने मेंशन किया अनुज, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से इसकी हम चर्चा कर रहे थे और मुझे याद है मानस, इस पर मैंने आपकी राय ली थी। आज 42-48 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ इस पूरी वॉलेटिलिटी के बीच 90 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या सलाह होगी? जैन सीरीज में ये अपनी चाल को और मजबूत कर सकता है क्या? देखिए थोड़ा जल्दी अभी ये बोलना, क्योंकि अभी भी रिवर्सल के साइन तो अभी चार्ट पे हमें देखने को नहीं मिले हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 43.20-25 का। अगर 43.20-25 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब तो 200 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन का समय है, ट्रेंड अभी भी वीक लगता है। जब तक 43.25 के लेवल्स ब्रेक ना हो, उसके ऊपर जाए नहीं, तब तक आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करने की सलाह रहेगी। ओके, इंडिया में आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा आज सबसे स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक ने दिया 2% ऊपर। अब जरा एक बार लिखा है निफ्टी आईटी। आई थिंक जितनी भी हेडलाइंस में, जितनी भी सुर्खियों में कल नैस्डैक था और उसका जो चार्ट है वो था, उसके कंपैरिजन में निफ्टी आईटी का डैमेज इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। आई मीन ठीक है, अगर आप देखें नेगेटिव ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद से ही इसने आज सुबह ही सिग्नल दिया था जनाब मैं कोलैप्स नहीं होगा। और कल यानी और परसों
2 दिन जरा इसका प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट फायर कीजिएगा, 2 दिन की लोअर शैडो में खुला ये, और उसके बाद अगर आप देखें कल की बॉडी में एंटर कर चुका है। HCL टेक्नोलॉजीज लेके आइए, लार्ज कैप आईटी में सबसे शार्प प्राइस डैमेज देखने वाले और आई थिंक अपनी गाइडेंस से छेड़छाड़ करने वाली सबसे पहली कंपनी यही थी। राजेश पालवी, जरा एक बार देखिए आप HCL टेक्नोलॉजीज को, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सारी बुरी अच्छी खबरों के बीच में, नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में, 9 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 20 सेशन इसने एग्जैक्टली अपनी 100 और 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर गुजार दिए। 1041 का लेवल ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से छोड़िए, अगर एक छोटी सी एक मीडियम टर्म कॉल लेनी हो उस प्रोस्पेक्टिव से ये लेवल आपको क्या नजर आता है? 1041 पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स इसने ये प्राइस परफॉर्मेंस दी है और 74.70% रोल ओवर है इसमें। तो डेफिनेटली वीरेन जी 3 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सप्लाई थे इसके वो ऑलमोस्ट कहीं एब्सॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक में एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं हमें लगता है कि यहाँ पे 1015 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर रहता है, मेंटेन रहता है, तो इसमें पॉसिबली यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है जो कि 1070 से लेके 1100 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो छोटा ही स्टॉप लॉस है, डिफाइंड स्टॉप लॉस है, 3 वीक से ऑलमोस्ट वो लेवल को रिस्पेक्ट किया है स्टॉक ने। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है एक छोटे स्टॉप लॉस से, या अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो छोटा रिस्क में यहाँ पे जनवरी सीरीज का 1050 का कॉल ऑप्शन 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय करें। थोड़ा सा पोजिशनल होगा, हमें लगता है कि आज तो एक्सपायरी का मूव है तो अभी तो थोड़ा म्यूटेड रहेगा, लेकिन हो सकता है यहाँ फॉलोअप बाइंग एक्शन कल के सेशन में देखने को मिले। 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 35 रुपए से 38 रुपए तक के टारगेट के। अच्छा, एक बार वो कॉल दिखाने की कोशिश करते हैं 18,100 की निफ्टी की, क्योंकि क्लियरली वहाँ पर रेजिस्टेंस है। आज सुबह 18,000 का पुट राइटर खड़ा रहा एंड तक और अल्टीमेटली उसको फ़ायदा हुआ। अब 18,100 की कॉल राइटर की बारी है, वो कितना स्ट्रांग है यहाँ पर, या वो पैनिक करेगा, वो देखते हैं। 15 रुपये प्रीमियम है यहाँ पर, तो और प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट देखिए 1.74 करोड़ शेयर्स। ये एक्चुअली 2 करोड़ से ऊपर पहुँच गया था आज दिन में, लेकिन उसके बाद जो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आई उसमें कुछ लोग निकले होंगे यहाँ से। और बैंक निफ्टी पे करीब 42,900 पर। कुछ वीकनेस वाले काउंटर्स की भी बात कर लेते हैं एक्चुअली। नेस्ले इस समय डेज लो पर, एक बार इंट्राडे लेकर आते हैं सब स्टॉक्स का। नेस्ले डेज लो पर, बर्जर पेंट्स डे लो पर, और उसके अलावा डाबर डे लो पर। तो कुछ FMCG स्टॉक्स क्लियरली इस समय डेज लो बनाते हुए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सारे स्टॉक्स तब गिर रहे हैं जबकि ब्रेंट भी गिर रहा है एक्चुअली। और उसके अलावा कहाँ पर वीकनेस है? थोड़ी सी वीकनेस SRF में है, थोड़ी सी वीकनेस LTTS इस स्टॉक में, और पेज इंडस्ट्री जो कल अच्छा खासा चला था वहाँ पर भी थोड़ी सी एक वीकनेस है। बर्जर पेंट्स पर क्या व्यू होगा यहाँ पर मानस? एक जरा इसका चार्ट देखिए, क्योंकि ये काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इसने एशियन पेंट्स को। बिल्कुल देखिए, और आई थिंक आने वाले समय में भी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस आपको और देखने को मिलेगा, कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि अगर पैटर्न्स देखेंगे तो ये अभी भी वीक लगते हैं। 2 दिनों में हमने पुल बैक देखा था, लेकिन स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और फिर आज जब गिरावट देखने को मिली है तो जो कल का सपोर्ट लेवल था 583 रुपए के आसपास, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, आई थिंक वो कंटिन्यू हो सकता है। एक वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो मेरी तो राय बिकवाली करने की रहेगी। 589 ये कैश लेवल्स हैं, आप इसके स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए 570 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल एक शॉर्ट का ट्रेड बर्जर पेंट्स में आप लेकर चलेंगे 570 के टारगेट के लिए। भले ही कच्चे तेल में थोड़ी सी अब हमने देखा है जो उबाल था वो सिमर होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी कम हुई है उसकी आंच। दबाव रहेगा इस स्टॉक में। भारतीय एयरटेल, और भारतीय एयरटेल आपको याद होगा ये पहला स्टॉक डिस्कस हुआ था आज खबरों में। जिस तरह की डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही हैं, खुला ये ठीक, फिर नरम पड़ा, और फिर इसमें देखिए क्या चाल बनती दिखाई दी थी, और पॉसिबली ये स्टॉक ऑफ द डे रह सकता है, ये हमने आपको सुबह में बताया भी था। 814 के स्तर देखने को मिले हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो पेमेंट बैंक की लिस्टिंग की तैयारी है, दूसरा शायद फरवरी में कुछ और टैरिफ हाइक्स आते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली एंट्री लेवल के टैरिफ्स में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। और 5G को लेकर कंपनी ऑफ कोर्स अपनी पोजीशनिंग को और मजबूत करने में लगी ही हुई हैं। फंडामेंटली संजीव होता 810 के आसपास
क्या आपको कंफर्ट देता है ये स्टॉक इन डेवलपमेंट्स के बीच? और इफ एट ऑल वो पेमेंट बैंक की लिस्टिंग होती है तो क्या ये इनकी लेवरेज पोजीशन कम होने का फायदा होगा या फिर कुछ आपको लग रहा है वैल्यू अनलॉकिंग का भी फायदा होगा? हर्षिता, वैल्यूएशन तो बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये हमारा टॉप पिक भी बना हुआ है 2023 के लिए। हालांकि अगर देखें पेमेंट बैंक का लिस्टिंग एक अनलॉकिंग होगा शेयर होल्डर के लिए, डेट लेवल में ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आएंगे, क्योंकि कंपनी का कैपेक्स प्लान बहुत हाई है 5G को लेकर। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इनके जो टैरिफ हाइक का, जिसको हमको लग रहा है कि 8 to 10% का टैरिफ हाइक आ सकता है, और वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो टेलेंट कस्टमर है वो लोग नीचे जा रहे हैं, आरपू इंक्रीज हो रहा है, तो सब इंग्रेडिएंट है ये स्टॉक के लिए आउट परफॉर्मेंस करने का। और वैल्यूएशन में भी इतना ज्यादा इसका वैल्यू है नहीं, अभी 8.7 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा है FY24 पे, तो रिस्क रिवार्ड तो बहुत फेवरेबल है। हमारे यहाँ पे टारगेट प्राइस जो अभी है 1010 का टारगेट प्राइस है, तो बाय करने की सलाह रहेगी। भारतीय टेल आपकी स्क्रीन पे, और इनफैक्ट टेलीकॉम स्पेस में जरा प्लीज़ आप जरा भारतीय रोलोवर्स को रखिए। आज इनफैक्ट मैं रोलोवर्स जब शीट देख रहा था, टेलीकॉम स्पेस में याद रखिएगा, टेलीकॉम स्पेस में भारतीय के रोलोवर्स अप्रॉक्सीमेटली 76% रोलोवर है। काफ़ी पॉजिटिव रोलोवर्स इस स्टॉक में देखे गए हैं। यस 810 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 76% रोलोवर। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। मेरे स्क्रीन पे एक बार जरा अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा, और मैं इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स के ओआईएस को कंपैरिजन में कर रहा था, अदानी पोर्ट्स वर्सेस अदानी इंटरप्राइजेस। अमित जी एक बार देखिएगा अदानी पोर्ट्स को, पहले तो देखिए इसके रोलोवर की फिगर्स, क्योंकि हम इसको पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में प्लेस करते हैं। अदानी पोर्ट्स का रोलोवर है 84% और वर्सेस 68% इन अदानी एंटरप्राइजेस। मतलब दोनों ही स्टॉक्स में एक मेजर डिफरेंशियल्स है जो पोजीशंस कैरी हो रही हैं अगले महीने के लिए। अदानी पोर्ट्स में एक बड़ा पॉइंट ये है कि इसने पूरे के पूरे CY22 में, ये जो वर्ष हम छोड़ के जा रहे हैं, इसके सेकेंड हाफ में कभी भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 से 3 दिन ज़्यादा उसके नीचे ठहरा नहीं है। और अगेन ये प्राइस 809 एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अमित कैसे रीड कर रहे हैं अदानी पोर्ट्स को और इस लेवल को? जी वीरेन जी, अपार्ट फ्रॉम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल इसका सपोर्ट लेवल जो है चार्ट्स पे आता है, दैट इज अराउंड 780 to 790। स्टॉक इन लेवल्स में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो ट्रेंड वीक है बिकॉज हमने इसमें एक सस्टेन्ड सेलिंग देखी, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड एरिया अच्छा, एक चांस लिया जा सकता है। करंटली प्राइस कैश में 810 का है। स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट रखूंगा 790 का फॉर टारगेट्स ऑफ 830 to 840। ओके, वेल मार्केट में इस समय थोड़ा सा मोमेंटम वापस आता हुआ, एक बार वापस कोशिश कर रहा है निफ्टी 18,100 निकालने की, और बैंक निफ्टी वापस कोशिश कर रहा है 42,500 क्रॉस करने की। भारतीय में एक्चुअली काफ़ी रिकवरी है, सुबह काफ़ी नीचे गिर गया था, ये वो फ्रीक रेट था एक्चुअली, वो जो वो एक एक्चुअल रेट नहीं था, लेकिन फ्रीक रेट ना भी हो उसके अलावा भी एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर सुबह से देखने को मिली हमको। और उसके अलावा एक विप्रो लेकर आई है। आईटी में उतनी गिरावट है नहीं एक्चुअली, इतना सुबह मार्केट फियर कर रहा था कि काफ़ी गिर जाएंगे स्टॉक्स। विप्रो इस समय करीब 0.17% ऊपर। विप्रो के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज का पूरा फ्रॉथ निकल चुका है, अब वो अपने एवरेज मल्टीपल्स के करीब आ गया है। एक और स्टॉक जो इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है F&O मार्केट में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है हमारा राजा वापस एक बार, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग लगातार, और पिछले 3-4 दिन से हमने सेलिंग देखी है। आज इसका लास्ट डे है F&O में, तो इसके लिए आपको जीरो रोल ओवर दिखेगा इसमें। लेकिन एक बार ये F&O से बाहर जाएगा, इसके बाद इसमें कोई बाय या सेल ट्रेड है क्या? मानस आपसे व्यू ले लेता हूँ इसके ऊपर, हमारा राजा बैटरीज। देखिए इस जो इवेंट है F&O क्षेत्र से बाहर जा रहा है स्टॉक, इस इवेंट को अगर हम दरकिनार कर दें और केवल टेक्निकली चार्ट से बात करें तो टेक्निकली स्टॉक वीक हो चुका है। स्टॉक ने जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस थे उनको ब्रीच किया है, 200 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रीच कर दिया है। तो नॉर्मली हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच होने के बाद उसे वीक ही स्टॉक कहते हैं, और वो अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो एक गैप है, अगर आप चार्ट्स में देखेंगे तो मेरे ख्याल से नवंबर में 4 नवंबर को एक गैप था चार्ट्स पे, तो वो गैप फिल हो सकता है, और इस केस में 520 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीक स्ट्रक्चर है, इस गिरावट पर खरीदारी नहीं करने की कोशिश करिए। ओके, हमारा जब बैटरीज आपकी स्क्रीन पे 555-95 पे आपने मानस जी का आउटलुक सुना, और आप 2 स्टॉक्स लेके आइए।
मेटल्स में सबसे कमांडिंग पोजीशन में जो स्टॉक इस वक्त है, सुबह इनफैक्ट जब अनुज और मैं बात कर रहे थे मेटल्स पे, हमने ट्रेड भी लिया था JSPL पे, पहला टाटा स्टील पे गया था, दूसरा था JSPL पे। वो ट्रेड अब डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स एट डे हाई, JSPL 580 रुपये 95 पैसे। याद रखिएगा ये इसका डे हाई है। अभी अभी ये कल के हाई को फिर रीटच करता हुआ, और इस प्राइस पे अगर ये क्लोज हो गया तो याद रखिएगा ये डेकेड हाई क्लोज होगा। इसका पिछले 10 वर्षों का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर होगा। और दूसरा स्टॉक लेके आइए JSW स्टील। JSW स्टील इस वक्त 26 मई 2021 से लेकर अब तक के पूरे इस टाइम फ्रेम में थर्ड टाइम इस प्राइस को स्ट्राइक करता हुआ 762। अब एक और चीज़ सुन लीजिए, जब आप रोलोवर्स की शीट को एनालाइज करेंगे इस वक्त एग्जैक्टली राइट नाउ मेटल्स में इन दोनों स्टॉक्स का रोलोवर 92%, यानी अभी तो सिर्फ 2.25 हुए हैं, मेरे ख्याल से 3.30 तक ये रोलोवर एक्सीड कर जाएगा। 92%। और अगर आप मेटल्स में लोवेस्ट रोलोवर से कंपेयर करें 71%, तो ये करीब 20% का डाइवर्जेंस है। दैट्स ह्यूज। मानस, आई मीन चार्टिकली JSW स्टील शायद ज़्यादा रिवॉर्ड रखता है, बट चार्ट्स दोनों अच्छे, एक इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे और एक डेकेड हाई पर। आप इन दोनों में से क्या कैरी करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? और जनवरी के लिए अगर ऑप्शन पकड़ना हो इन दोनों में से किसी स्टॉक का, तो कौन सा पकड़ेंगे? देखिए, दोनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, तो चूज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने मॉर्निंग में JSW स्टील की बात की थी, वहां पर मेरे ख्याल से मैंने कॉल ऑप्शन की बात की थी, 760 वाले कॉल ऑप्शन की, जो कि 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। तो वो रिकमेंडेशन अभी भी कायम है। मैं समझता हूँ कि JSW स्टील में आप बिल्कुल अभी भी 460 के कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 19 रुपए की स्टॉप लॉस से 35 रुपए के टारगेट के लिए। लेकिन अब अगर आप बिल्कुल 1 से 2 दिनों के ट्रेडर हैं, और या तो आप शायद आप BTST कॉल करना चाहें, तब तो आपको जिंदल स्टील पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मूव पिछले करीब 15 मिनट में आया है, उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक अब तैयार हो गया है एक नेक्स्ट अप मूव के लिए। क्योंकि अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट आने वाला है। तो अब इस ब्रेकआउट के बाद आपको कम से कम 600 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर बिल्कुल छोटी अवधि का 1 से 2 दिनों का ट्रेड करना होगा तो जिंदल स्टील में खरीदारी करेंगे। 574 का स्टॉप लॉस रखेंगे, पहला टारगेट 595 का, और उसके बाद 602 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए मेटल्स में इनफैक्ट एक पिछले 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेटल्स अब एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको एक हर वीकनेस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक मैक्रो थीम है, चाइना वाली जो थीम है, और 3 दिन से लगातार ये प्ले हो रहा है। परसों तो ज़बरदस्त मूव था, कल और आज एक मूव आया है। अच्छा, JSPL की बात हुई है, JSPL पर परसों गाबा जी ने ये मूव फ्रेश पकड़ा था, तब मेरे ख्याल से स्टॉक का भाव 550 रुपए था, वहां से ये मूव आया था, और उसके बाद ये ज़बरदस्त, और उन्होंने कहा था कि एक बार ये शायद अपना ये जो हाई 577-78 है उसके भी ऊपर जाएगा। गाबा जी, आपके तो खैर इस सारे टारगेट्स मीट हुए थे JSPL में। यहाँ पर अब आपने 600-620 की भी बात की थी, कर मुझे याद है। कब तक जाने की तैयारी कर रहा है JSPL वहां पर? कहना मुश्किल है कब तक, लेकिन मोमेंटम बरकरार है। अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर चार्ट देखता हूं तो एक ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट नॉर्मली अब ट्रेड करा है 583, तो फर्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट राउंड फिगर है वो 600, लेकिन मुझे नहीं लगता है 600 पे रुकेगा, 600 भी पार कर लेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो 22 मिला है वो कम से कम 2-3 बार तो चलेगा। अब मैं मंथली बार की बात कर रहा हूँ, तो 2 या 3 महीने तक मुझे अपमूव नजर आता है जिंदल स्टील में। तो यस, अपमूव ऑन है एंड राइट द ट्रेंड, मैं कहूंगा। तो एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, आप इस पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। इनफैक्ट हम एक और चीज़ जो नोटिस करते आए हैं जब अमेरिकी मार्केट्स की बात हो रही थी कि नैस्डैक क्यों पिटा, क्योंकि टेस्ला एक लार्जर अंडर परफॉर्मर था, और उसी को मैं एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर फिर भारत में जो कंपनियाँ जो टेस्ला की सप्लायर्स हैं, जो टेस्ला की तरह अपने EV बिजनेस को स्केल करने में लगी हैं, क्या उन पर भी थोड़ा सा इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कम डिमांड का ही प्रॉब्लम था। संजीव होता, सोना BLW या फिर सोना कॉमस्टार टेस्ला को कई सारे पुर्जे सप्लाई करता है। ये स्टॉक इतना टूटा नहीं है जितना शायद टेस्ला टूटा हो, लेकिन क्या टेस्ला के बिजनेस पर अगर कोई आंच आती है तो यहाँ पर भी एक ओवरहैंग देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर आपको लग रहा है पोजीशंस लिक्विडेट होना शुरू हो सकती हैं? आप म्यूट पर हैं सर। नहीं, ये कुछ
कुछ इशू है, इसको थोड़ी सी दिक्कत इसको है। रिजॉल्व करेंगे। हाँ, इनफैक्ट अनुज, ये स्टॉक 44% तक का अब दबाव दिखा चुका है इस पूरे साल। बिल्कुल। एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है। टेस्ला तो 76 है, तो हाँ, 44 तो ठीक ही है। 44 उसकी तुलना में तो ठीक ही है, लेकिन टेस्ला तो 44% इस महीने में गिर गया। मतलब वो एलन मस्क सोच रहे होंगे कि ये क्या खरीद लिया मैंने। वो है ना, वो तो गले की हड्डी हो गई। गले की हड्डी हो गई। वो उन्होंने कोशिश भी की थी एक्चुअली, पता है अर्शिता, उन्होंने कोशिश की थी कि वो उस सौदे से निकलने की भरपूर कोशिश की थी। वो बॉट्स का बहाना बना के या फेक अकाउंट्स का बहाना बना के बहुत, लेकिन वहाँ के कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आपने कमिट कर दिया, अब आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो उन्होंने एक पोल निकाला था ना कि क्या मैं टेस्ला का सीईओ ट्विटर का सीईओ पद छोड़ दूं, वो भी उन्होंने इसीलिए कोशिश की थी क्योंकि उनका फर्स्ट लव तो ऑब्वियसली टेस्ला है और ट्विटर तो लूज चेंज है उनके लिए। तो टेस्ला ही अगर इतना गिर गया। अच्छा, टेस्ला के गिरने में एक बहुत बड़ी दिक्कत है पूरी के पूरी वर्ल्ड मार्केट के लिए कि टेस्ला जो है लीडर था पूरी मार्केट का, नैस्डैक वर्ल्ड मार्केट का लीडर और उसमें टेस्ला लीडर। तो अगर टेस्ला और गिरा यहाँ से तो एक दिक्कत आएगी आगे जाके। जो कितने फंड्स होंगे, कितने हेज फंड्स होंगे जो टेस्ला में इन्वेस्टेड होंगे और हर लेवल पे इन्वेस्टेड होंगे, तो एक रिस्क फैक्टर वो ओपन होगा 2023 में अगर ये टेस्ला की फॉल नहीं रुकी तो। और इनफैक्ट अब अनुज, मैं कुछ पॉडकास्ट पढ़ रही थी और वहां पर सवाल यही उठाया जा रहा है कि टेस्ला में गिरावट के पीछे, अच्छा, ट्विटर पर अटेंशन इलॉन मस्क का ज्यादा होना वो एक छोटा कारण रहेगा। इस समय स्पेशली चाइना को लेकर डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो डर यही है कि क्या ग्लोबली ईवीज की जो डिमांड, और ईवी पर हमने देखा है लोगों ने क्या पैसा खर्च किया है, किस तरह के बड़े बड़े प्लान्स बनते दिखाई दे रहे हैं, क्या वो एक चीज है जो एक बैकफुट पर आएगी और फिर बाकी कंपनियों का क्या जो अभी अभी उतरना शुरू होगी? बिल्कुल 2023 में टेस्ट होगा इस चीज़ का ऑब्वियसली, क्योंकि चाइना ओपन अप हो रहा है अब, तो 2023 में उस चीज़ की एक मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी आपकी टेस्टिंग होगी। वैसे एक चीज़ है हर्षदा, एक आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में स्पेशली टू व्हीलर स्पेस में जो इनकम्बेंट्स थे उन्होंने जैसे बजाज है या इवन हीरो है, काफ़ी टाइम दिया है इसको स्टडी करने में, नए नए प्लेयर्स को आने दिया, उनको गलतियां करने दी, जैसे ओला को या एथर को, और कितने तो हमने इंसिडेंट्स भी देखे थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार मार्केट का हमको सही अंदाजा हो जाए कि वाकई में मार्केट कितनी बड़ी है और कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि एक बार वो होगी उसके बाद वो आके छोटे प्लेयर्स को हटाने में उनको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से 2023 काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी होने वाली है ऑटो स्पेस को लेकर। और मारुति ने भी यही कहा था, जब टाटा मोटर्स की तरफ से हम देखते थे कि कितना अग्रेशन इन्होंने दिखाया था अपने ईवी बिजनेस को स्केल करने के लिए, फिर ह्युंडई कोना के साथ एक्टिव होती हुई दिखाई दी थी, और मारुति के चेयरमैन लगातार कह रहे थे कि देखिए हम मास मार्केट वाले लोग हैं, जब हमें लगेगा कि जनता तैयार है ईवी के लिए तभी हम इसमें पैसा लगाएंगे, उससे पहले एंट्री का कोई फायदा नहीं है। कार में एक ईवी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो बैटरी की कॉस्ट है वही 30% आपकी गाड़ी की कॉस्ट का इतना बड़ा हिस्सा हो जाता है वो, और इतना वो कम होगा आगे जाकर। और इसके लिए जो आज की डेट में ईवीज ले रहे हैं वो एक रिस्क ले रहे हैं कि उनकी जो रीसेल वैल्यू वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन खैर एक इस समय एक वो बना हुआ है फैट। बाय द वे हर्षदा, मार्केट पर एक बार वापस नजर डालिए, बैंक निफ्टी अब फ्लैटन आउट हो गया है, जो वही फिर बात की एक आपको स्विंग मिली, अच्छी स्विंग मिली, लेकिन ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है इस मार्केट में, खासतौर से वो जो रेंज है 42,900 से 43,000 की। 43,000 दिखाने में थोड़ा मार्केट तंग करेगा आपको, और वो 18,100 का कॉल राइटर भी अभी तो कोशिश कर रहा है कि अपने आपको थोड़ा बचा के रखे। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और एक रिलायंस की बात कर लेते हैं। जी हाँ, और रिलायंस दरअसल हम कल ही से इसकी चर्चा कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे कि कैसे 20 सालों की लीडरशिप में रिलायंस ने अपनी इतिहास रचे हैं, सिर्फ पेटकेम बिजनेस, रिफाइनिंग पेटकेम बिजनेस से लेकर आगे कितने और बिजनेसेस, चाहे वो आपका टेलीकॉम हो, रिटेल हो, आगे डेटा सेंटर्स हो, उसमें उतरी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का यही मानना है कि आने वाली सदी दरअसल भारत की ही रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि 2047 तक भारत एक $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल भारत के 5000 साल पुराने इतिहास में सबसे बदलावकारी रहने वाले हैं। धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर रिलायंस फैमिली डे मनाया जाता है, और इसी मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस आने वाले दिनों में भी बरगद की पेड़ की तरह ही बढ़ता रहेगा। Years will roll, decades will pass. Reliance will continue to grow bigger and bigger, like the proverbial banyan tree. Its branches will spread wider, its roots will go deeper, and it will touch the lives
of an ever increasing number of Indians, enriching them, empowering them, nourishing them, and caring for them. The next 25 years are going to be the most transformational in the 5,000-year-old history of India. This is when India is poised to achieve exponential economic growth. We can become a $40 trillion economy by 2047, the centenary of our independence, in a sustainable and stable manner. देखिए अंबानी जी जब भी कुछ बोलते हैं ना, मैं थोड़ा उसके बाद गूगल करके एक थोड़ा सा कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं। जो उन्होंने बरगद के पेड़ की बात की, इंडिया का नेशनल ट्री भी है। तो मैं पढ़ रहा था कि वर्ल्ड का बिगेस्ट बैनियन ट्री कहाँ पर है। ऑब्वियसली इंडिया में ही है क्योंकि हमारा नेशनल ट्री है। तो हर्षिता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा वो ट्री? नहीं, पर क्या गया में है, बोध गया में है? नहीं, ये है कोलकाता में। एक्चुअली हाँ, कोलकाता के पास एक जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन है। ये जो गार्डन है, अब मैं इसकी एक बात बताऊँ आपको, ये 3.5 एकड़ का गार्डन है और ये पूरा का पूरा गार्डन एक्चुअली सिर्फ एक पेड़ है। ये वो बरगद का पेड़ है जो 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। बरगद के पेड़ की खासियत होती है कि वो कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता रहेगा। वो लिटरली वो नई ब्रांचेस आएंगी, वो फिर जड़ में जाएंगी, फिर वो फैलेगा, फिर वो नया बन जाएगा। 3.5 एकड़। मैं एक बार एक्चुअली जाना चाहूँगा इस जगह पर। 80 फुट का ये बरगद का पेड़, मतलब मेरे जैसे तो 15 इंसान खड़े हो जाएंगे उस एक के ऊपर एक, तब जाकर उसकी हाइट आएगी। और फैसिनेटिंग ना, 3.5 एकड़ में एक ट्री है सिर्फ। वो पूरा का पूरा जो गार्डन है वो सिर्फ एक ट्री है। इनफैक्ट अमित, आपने देखा है क्या? ये तो कोलकाता में है। हर्षिता मैम कई बार गए हैं, स्पेशली हमारे स्कूल टाइम में स्कूल पिकनिक्स काफी होती थी बोटेनिकल गार्डन में। तो वी गो देयर। मैंने एक नजारा देखने वाला, मतलब सच ए ह्यूज ट्री पूरे एक एरिया में फैला हुआ। तो एक इट्स अ मस्ट सी साइट। इसमें पता लगता है कि मेन जो मदर ट्री था वो क्या था और बाकी कितने सारे इसके ब्रांचेस आ जाते हैं। वो पता लगता है कि क्या मेन शुरुआत कहाँ से थी, बेस क्या है उस पूरे पेड़ का? जी, बेस ट्री वहां पे देखा जा सकता है। आई थिंक इट्स मोर देन 100-200 इयर्स ओल्ड। मतलब इट्स जस्ट एक्सपैंडिंग, जैसे रूट्स एक्सपैंड करते हैं ग्राउंड में, वो आगे से आगे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। एक्चुअली ये इसने 2 साइक्लोन भी वो बर्दाश्त किए हैं इस ट्री ने। 1864 और 1867 में भी 2 साइक्लोन आए थे और दोनों के दोनों इसने सरवाइव किए थे हर्षिता। तो ज़बरदस्त। और मतलब इसके बाद एक मतलब पढ़िए इसके बारे में और इसको जाकर देखना चाहिए एक बार मेरे ख्याल से। एक्चुअली अगली बारी जब कोलकाता आप जाएंगे तो ये तो एक डेफिनेट विजिट रहेगा। इनको इनफैक्ट गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। बट ऑब्वियसली एक जिस तरह का ये पेड़ है। वीरू, आपको जोड़ने वाले हैं? नहीं मैं करता अमित जी के साथ अगली जब संगोष्ठी कभी कलकत्ता में होगी जरूर जाएंगे यहाँ पे। वीरू एक पार्टी से दूसरी पार्टी प्लान करते रहते हैं। नहीं, अब पार्टी तो प्लान करनी पड़े। अच्छा, इस बार हमारी पार्टी में अनुज शामिल नहीं थे, अनुज छुट्टी पे थे। अगली बार आएंगे तो वो भी पूरी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एक बची है लखनऊ की, एक बची है कलकत्ता की, प्रकाश सर वाली हो गई, और एक बची है आपकी भोपाल वाली, वो भी नहीं। प्रकाश सर वाली नहीं हुई है एक्चुअली। जब तक मैं उसमें शामिल नहीं होगा तब तक मैं उसको पार्टी नहीं मानूंगा। तो देखिए उसमें देखिए अब वो क्या है ना अनुज, अब ओपन एंडेड हो गई है वो, ठीक है ना। आप पहली वाले में नहीं आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो ओपन एंडेड हो गई। आप अगली में आपको शिरकत करनी है, नीरज जी को शिरकत करनी है, आशीष को शिरकत करनी है। मैं और हर्षिता तो अगर आप देखें पूरा का पूरा जो मौके का फायदा उठा के आ गए। अगली बार आपको जरूर आना है उसमें, याद रखिएगा। बिल्कुल। अच्छा, उस पेड़ के बारे में एक और चीज़ है कि उसको वॉकिंग ट्री भी कहते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर एक रोड भी बनी हुई है और वो वहाँ उसके आसपास भी एक्सपैंड कर रहा है। तो ये कितना कुछ आज पिछले 5 मिनट में सीखने को मिला। चलिए बैक टू मार्केट वीरू। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच इंडिसेस लेके आते हैं। निफ्टी एक बार फिर से याद रखिएगा करीब 18,100 के जोन को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, और बैंक निफ्टी फिर से अगर आप देखें 43,000 के जोन को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। मोमेंटम इस वक्त याद रखिएगा बैंक्स में फिर डेवलप होता हुआ। एसबीआई लेके आई है आपकी स्क्रीन पे। एसबीआई फिर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में एक नया ओवरशूट करके 608 का हाई लगाया है, और इस वक्त जो सुपर स्विंग दे रहा है वो है एचडीएफसी बैंक। स्क्रीन पे लेके आइएगा। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों में एक स्विंग आया था, बट इट्स 1630 एचडीएफसी
ट्रेडिंग एट डे हाई और अब ये कल के हाई के इंट्राडे हाई को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार अमित अपना व्यू रखिएगा HDFC बैंक पे एट डे हाई और अभी भी विद इन दैट फ्लैग, बट आपका प्रोस्पेक्टिव जिन स्टैट्स के साथ ये जनवरी की सीरीज में एंटर कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ इनके इनफैक्ट इसके रोल ओवर्स कितने हैं। इसके रोल ओवर्स बैंकिंग में अगर आप देखें HDFC बैंक का रोल ओवर है अप्रोक्सीमेटली 90%। ये 90% रोल ओवर्स के साथ जा रहा है। दैट्स ह्यूज। आपका व्यू इस पर? जी वीरेन जी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें HDFC बैंक सारी मार्केट की वॉलेटिलिटी में इसने 1590 से 1600 का लेवल काफी अच्छे से होल्ड किया। जो भी डिप वहां पे आई दैट वाज बॉट। तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट काउंटर्स जिसे कहते हैं टू बी इनटू, और HDFC बैंक का मुझे आगे जाके प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली। तो डेफिनेटली जब तक 1600 इंटैक्ट है पोजिशनली, इसमें नेक्स्ट मंथ में कोई सरप्राइज नहीं होगा कि 1670 से 1680 के टारगेट्स HDFC बैंक में आ जाएं। चलिए, अब 18,100 की वो जो कॉल थी निफ्टी की वो आ गई है करीब करीब 24 रुपये पर। वो 15 रुपये तक गई थी वो नीचे में। तो जो कॉल राइटर्स होंगे, आज सुबह ऑब्वियसली 4 रुपये भी गई थी, तो वो कोई जीरो की किसी ने वेट नहीं की होगी, वो निकल गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ से क्या होगा। अगर किसी ने फ्रेश कॉल राइटिंग आज की है तो उसका क्या होगा, क्योंकि अब 18,112 और बैंक निफ्टी अब 42,940 पर आ रहा है। मैं 43,000 की कॉल देख रहा हूँ, इस समय 33 रुपये पर है 43,000 की कॉल। और पिछली बार भी लग रहा था कि 43,000 निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट वहाँ पर आकर स्ट्रगल कर रहा था। सुदीप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुदीप, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय? अनुज जी, पहले तो निफ्टी के बारे में खाली कुछ बताना चाहता हूँ कि ये 18,080 18,090 लास्ट आधे पौने घंटे से जो एक कंजेशन जोन में था, और इसके बाद ये जो ब्रेकआउट आया, तो मुझे लग रहा है अब 18,100 कॉल राइटर्स को डेफिनेटली एक चैलेंज मिल रहा है। और यही एक रीजन होगा जब हम एक एक्स्ट्रा शॉर्ट कवरिंग हम देख पाएंगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले नेक्स्ट 1 घंटे में 18,70 18,080 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। एंड मे बी हम 18,150 18,155 तक का लेवल हम चैलेंज करेंगे ऊपर की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इस घंटे की कॉल है मेरी JSW स्टील पे। मेटल इंडेक्स ऑलरेडी एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है, और मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से एक 2-3 दिन पहले जो ब्रेकआउट आया था JSW स्टील और मेटल इंडेक्स में, उसके बाद हमने देखा था कि ये दोनों काफी मेटल स्टॉक्स लास्ट 2 दिन में एक रेंज बाउंड बिहेवियर दिखा रहे थे। बट अंडरलाइन ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था, और आज हम अभी एक फॉलो अप एक्शन देख रहे हैं मेटल में। तो मुझे लग रहा है JSW स्टील जहां पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हिंट कर रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाय बनता है। 750 के स्टॉप लॉस से 785 790 के टारगेट के लिए हम JSW स्टील में बाय की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, JSW स्टील में बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ये स्टील स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी एक्चुअली सुबह से हमने देखा था कि इंडिकेशंस थे, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में तो ज़बरदस्त तेज़ी। JSW स्टील, JSPL, सुबह से टाटा स्टील काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राजेश पालवे जी की तरफ से। बताइए राजेश जी। अनुज जी, फोकस है मेटल स्पेस पे, और उसमें वेदांता पे फोकस है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स में अभी पिछले आधे घंटे में वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना, ये एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए कल के सेशन में भी। तो यहाँ पे 310 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज का बाय करने की सलाह रहेगी। 11 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इसके आना चाहिए 18 रुपए से 20 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 7.50 के आसपास। तो वेदांत का 310 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, तो 310 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चले। 18 के टारगेट के लिए यहाँ पर मौका आपको दिखाई देगा। मोमेंटम मेटल्स में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित, F&O का सुपरस्टार। जी हर्षिता मैम, मैं SBI के साथ जाना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा 2 से 3 दिनों से मैं SBI पे कंटिन्यूअस बुलिश था इन स्पाइट ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी। 610 का इसका प्राइस है। स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ इसमें काफी अच्छी है। टारगेट्स रहेंगे 624 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 602 रुपए का। जी आपकी स्क्रीन पर आप देखें SBI स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। आई थिंक निफ्टी बैंक के सुपर स्विंग के पीछे एक ये और HDFC बैंक 2 बड़े कारण बनते हुए। मानस के पास चलते हैं बचार के चमत्कार के लिए। मानस, बताइए आपका ट्रेड पिक कर रहे हैं। देखिए, 4 के चमत्कार के लिए मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पहले हमने गिरावट देखी थी अभी 2-3 हफ्ते से, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने बॉटम बनाया है 865 के आसपास। और देखिए, आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये जो आज का लो है और वो 4 दिन पहले का लो एग्जैक्टली सेम है। तो वो डबल बॉटम बना है, और आज 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है।
आई थिंक अब आपको यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक जनवरी का फ्यूचर आप खरीद सकते हैं, जिसके प्राइस चल रहे हैं 885 के, वहां खरीदारी करिए। 874 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 905 रुपए तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और या तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जनवरी वाला 900 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 19 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां खरीदारी करिए। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो 905 का टारगेट और 900 का, या फिर आप कॉल ऑप्शन लेकर चले। पार्टी की बात हुई और सामने आ गया यूएसएल वाला ट्रेड। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का पिक। होता साहब, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? जी, आज का मेरा पिक है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे 2-4 रिलेटिंग ट्रिगर जो मुझे एक्सपेक्टेशन है। पहली बात है, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो चुकी है, अभी टायर 1 कैपिटल 12.2% पहुँच चुका है। स्लिपेजेस इसके लो हैं और फ्रेश स्लिपेजेस आने की संभावना बहुत कम है। लिक्विडिटी रेशियो इसका 160% हो चुका है। और जो क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 12 से 14% की क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है FY24 में। वैल्यूएशन अभी भी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है, ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स। और इसका जो ROE है और ROA है, दोनों इम्प्रूव होने वाले हैं आने वाले 2-3 सालों के लिए। तो एक री-रेटिंग कैंडिडेट है PNB। तो यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट टारगेट जो मेरा होगा वो है 64 का। तो आज की वीकनेस में बाय की सलाह रहेगी। कि आज की वीकनेस में बाइंग की सलाह रहेगी PNB के ऊपर। रिकैप करने से पहले एक बार बैंक निफ्टी रिविजिट करते हैं। 42,980 आज देखना है कि 43,000 निकलता है या नहीं। अगर निकला तो वहाँ का कॉल राइटर बुरा फंसेगा। और निफ्टी की 18,150 की कॉल पर भी ध्यान रखिए। 18,100 की कॉल वाला तो बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन 150 की कॉल पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक रिकैप कर लेते हैं इस चार के चौके की ट्रेड को। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राजेश पालवे जी की तरफ से आया था। उन्होंने वेदांता की कॉल, अब सारी कॉल्स ऑब्वियसली जैन की होंगी, 310 की कॉल थी और वहाँ पर दांव लगाया था। 11 रुपये 90 पैसे पर ये है। 18 का टारगेट था, 7.5 का स्टॉप लॉस। अमित सेठ SBI पर काफ़ी टाइम से बुलिश रहे हैं, आज भी उन्होंने उसको रिपीट किया। 624 का टारगेट और 602 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने सजेस्ट किया। मानस ने बाय कॉल दिया यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स पर, टारगेट 905, स्टॉप लॉस 874। और जो भी आपने फंडा कॉल देखी संजीव होता जी की तरफ से, PNB पर एक बाय कॉल है आज की इस वीकनेस में। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं 2023 के आउटलुक के ऊपर, क्योंकि 2022 तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा रिविजिट कर लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी 43,000 क्रॉस करने के लिए तैयार है। 42,990। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी की भी 43,000 की कॉल देख लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन इस समय आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो उसका प्रीमियम था करीब 30 रुपये, अब वो बढ़कर हो गया 44 रुपये के करीब। और 42,997 हर्षता, तो काफ़ी करीब है और लग रहा है आज हो जाना चाहिए ये। 42,997, 42,999 और 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी फाइनली निकलता हुआ। और निफ्टी 18,133 पर। स्टॉक्स लेकर आइए एक बार HDFC बैंक और ICICI बैंक। जब ये दोनों चलते हैं तो उसके बाद आता है मूव बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक डे हाई पर और ICICI बैंक भी इस समय डे हाई पर। तो ये दोनों स्टॉक्स मिलाकर एक बैंक निफ्टी को अब लेके जा रहे हैं ऊपर, और बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी लेकर आते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके का मूव इस समय बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी में खासतौर बैंक निफ्टी में SBI का बड़ा कंट्रीब्यूशन 66 पॉइंट का। SBI शुरू से स्ट्रांग रहा है, लेकिन HDFC बैंक ने भी एक काफ़ी मजबूती दिखाई है। 51 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन वहाँ से आ रहा है। गाबा जी, लग रहा है कि 43,000 के ऊपर अब 200-300 पॉइंट ऐड कर सकता है बैंक निफ्टी अगले कुछ दिनों में। पॉसिबल है, यस, क्योंकि 43,000 एक बार पार कर लेगा तो फिर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से यस, पॉसिबिलिटी है उसमें। फिर 43,500 में देखूंगा। क्लियरली एक मौका है 43,500 तक जाने का, लेकिन 43,000 पर टिकने की पूरी कोशिश यहाँ पर। इनफैक्ट 18,100 का भी हम जिक्र कर रहे थे। 18,132 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 7.2 पर, लेकिन क्लियरली लीडरशिप बैंकों में वीरू। जी हाँ हर्षता, इस वक्त एक चीज़ है, अगर आप देखें, एक तो ये एग्जैक्टली वही जो निफ्टी का कल का हाई था, एग्जैक्टली निफ्टी अब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ एग्जैक्टली 18,131। और एक और चीज़, वो जो बात मैं शुरू में कह रहा था हर्षता, कि बैंक निफ्टी का रोल ओवर जो है वो शायद 3 मंथ एवरेज को ओवर एक्सीड कर जाए। और इस वक्त बैंक निफ्टी का रोल ओवर जो है हर्षता, वो लगभग 78%
स्ट्राइक करता हुआ। दैट मीन्स अगेन जनवरी की सीरीज में हम बैंक निफ्टी की लीडरशिप के साथ जा रहे हैं एक बार फिर से, वही जो नवंबर में हुआ था, दिसंबर में भी होता हुआ जनवरी के लिए, और 6 सेशन तक 20 डेमा के नीचे रहने के बाद अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे क्लोज होता है तो इट विल बी ए क्लोज अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अनुज, बिल्कुल ज़बरदस्त मोमेंटम बैंक निफ्टी में, और इनफैक्ट आज एक लॉजिकल कॉल भी थी बैंक निफ्टी में सुबह 42,500, खैर 42,490 पे तो किसी ने नहीं लिया होगा, लेकिन अगर आपने 42,550 पर भी लिया तो अच्छे खासे 400 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिले होंगे। और इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन से ये एक व्यू रहा है मार्केट पर कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है आपको। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है और शॉर्टिंग अगर करनी भी है तो सिर्फ निफ्टी पर, क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में इस समय बैंक निफ्टी से नहीं है, प्रॉब्लम इस मार्केट में एक ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, आईटी की वजह से थी। आज तो एक्चुअली आईटी ने भी डिसेंट परफॉर्म किया है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब 90 पॉइंट नीचे है हर्षता, लेकिन 43,000 के ऊपर क्या, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली बैंक निफ्टी के लिए कि 43,000 के ऊपर क्या, क्योंकि इसका जो प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई था वो था 44,151। 44,151 से हम गिरे और उसके बाद हम गए करीब 42,000 तक, और वहाँ से हमने 1000 पॉइंट की रिकवरी देखी है बैंक निफ्टी के ऊपर। अब 44,151 की तरफ बैंक निफ्टी इमीडिएटली वापस जाएगा या बीच में कहीं रुकेगा, ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सबसे पहले तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है इसका 43,168, 43,168 अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और 20 डे में हॉल्ट होता है कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ नहीं रुका तो फिर ये एक वापस मेरे ख्याल से 43,500 और जो 44,000 इसके जो प्रीवियस हाइज थे उसकी तरफ मूव करेगा। प्री बजट में नॉर्मली आप देखते हैं कि बैंक्स जो है थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हैं, और थोड़ा सा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। एक दो और ट्रेड्स देख लेते हैं। देखिए मेटल्स में ज़बरदस्त मोमेंटम इस समय। हिंडाल्को लेकर आइए एक बार जरा, हिंडाल्को में बहुत बड़ी तेज़ी है। और एक और स्टॉक रिविजिट करते हैं, टीवीएस मोटर, मानस के साथ रिविजिट करते हैं, क्योंकि मानस ने टीवीएस मोटर की कॉल पकड़ी थी 2 दिन पहले और ज़बरदस्त उसमें मुनाफा मिला होगा आपको। मानस टीवीएस मोटर में अब नेक्स्ट क्या लग रहा है, ये एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में जा रहा है और आगे भी बड़ा मुनाफा देगा। बिल्कुल, देखिए उसका रीजन ये है कि कल हमने ब्रेकआउट देखा, और अगर आज आप मॉर्निंग में भी देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन स्टॉक ने जो अहम सपोर्ट लेवल था 1065 का इंट्राडे चार्ट पे उसको ब्रेक नहीं किया, और अब फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है और आज के मॉर्निंग के हाईज ब्रेक हो रहे हैं। मेरा समझना है कि स्टॉक में 1125 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1070 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 1025 और उसके ऊपर 1045 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं टीवीएस मोटर्स में। चलिए एक बार वो 18,150 की कॉल लेकर आइए, जो मैंने कहा था कि आप उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। उस समय 5 रुपये का रेट था उसमें, अभी 11 रुपये का भाव हर्षता। 18,150 की वो जो कॉल हमने डिस्कस की, क्योंकि 18,100 तो वो तो गया, वो तो फंस ही गया था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या, तो 18,150 ये होता है जब कॉल राइटर फंस जाता है, ये एकदम बिल्कुल। और अभी तो 3 बजे नहीं है, अगर ये लास्ट एक्सपायरी वाला स्विंग, लास्ट एक्सपायरी वाला, ये बिल्कुल लास्ट एक्सपायरी वाला स्विंग देखने को मिल रहा है हर्षता, और 43,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अब अगर ये 18,150 के ऊपर निकला तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर बन सकता है। 18,145 देखिए निफ्टी, और अगर 18,150 आ गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग। नॉर्मली ये मूव 3 बजे के बाद आता है, लेकिन आज 3 बजे से पहले ही आ रहा है, और 3 बजे अगर एक्सटेंड हुआ तो 43,022 बाय द वे बैंक निफ्टी पर, और वो 43,000 की कॉल राइटर की भी अब अच्छी खासी धुनाई होने की तैयारी है, अगर ये थोड़ा सा और यहाँ से ऊपर टिक गया तो। लेकिन मोमेंटम तो खैर ज़बरदस्त है मार्केट में। अब एक काम करते हैं, वो जो हमने एक आपको बाइट सुनाई थी मुकेश अंबानी जी की, एक और बाइट सुनाते हैं उनकी, जो उनका फोकस है न्यू एनर्जी बिजनेस पर, उससे रिलेटेड एक बाइट सुनाते हैं आपको। Is Reliance's newest startup business with the potential to transform not just the company or the country, but the entire world. Reliance has begun implementing 2 important tasks. First, we are empowering Reliance with new leadership capital, especially with young leadership. Second, we are enriching Reliance with new talent capital, again with young talent. We will pay a lot of attention to developing capacity, capability, and competence at all levels. I would like all our leaders to accelerate this process throughout the organization. All of us must realize that the next big cycle of growth in Reliance will not be resource driven, but innovation driven.
ओके चलिए, ये थी मुकेश अंबानी न्यू एनर्जी के बारे में बात करते हुए। एक बार मार्केट पर वापस फोकस करते हैं। एक चीज़ बस मैं कहूँगा हर्षद और वीरू कि आज का जो मूव है ये काफ़ी हद तक एक्सपायरी रिलेटेड है और ये अभी शायद 330 तक और कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो गया है। खासतौर से निफ्टी का, बैंक निफ्टी तो खैर स्ट्रेंथ में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बैंक निफ्टी पर हम पिछले 3-4 दिन से आपको बता भी रहे हैं कि सिर्फ बाय की तरफ देखिए, सेल की तरफ सोचिए भी मत बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी अब 18,150 के पार जा रहा है और पिछली बार ये घुमा था करीब 18,230 से, जो कि इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो 18,230 के करीब मुझे लग रहा है एक बार सेलर वापस आएगा। और आज रात को खास तौर से अगर यूएस मार्केट में वापस सेलिंग आ गई तो हो सकता है कि कल आपको एक बार फिर हल्का सा गैप डाउन दिख जाए, क्योंकि आज का प्ले एक्सपायरी रिलेटेड प्ले भी है, काफ़ी हद तक एक्सपायरी रिलेटेड प्ले है। और मोमेंटम जो है वो मोमेंटम मार्केट को कहीं भी ले जा सकता है। आज इनफैक्ट ये जिस तरीके से चल रहा है ये हो सकता है आज 18,180 की तरफ भी चला जाए। आज की आज ही पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरीके से 18,150 का अब कॉल राइटर फंस रहा है यहाँ पर, 18,155 देखिए बात करते करते निफ्टी, तो 18,180-85 आज ही हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा मैं, आज आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए हर्षदा। आज 3 to 330 के बीच में जो भी अच्छा लेवल आपको दिखे उसमें प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए। पोजीशंस ओपन मत करके जाइए, क्योंकि उसके दो रीज़न है। एक तो एवरेजिंग की वजह से थोड़ा आपका जो पोजीशनिंग होगी वो कम हो जाएगी अगर आप अगले महीने की कॉल ले रहे हैं, अगले वीक की अगर आप कॉल ले रहे हैं या फ्यूचर ले रहे हैं। और दूसरा, यू नेवर नो आज रात को यूएस मार्केट में क्या होगा। वो मार्केट इंट्राडे बेसिस पर आपको ज़बरदस्त सौदे दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरनाइट रिस्क कैरी करें। इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क आपको बिल्कुल नहीं कैरी करना है। बुक कर लें 18,160, 170, 180 जो भी आपकी श्रद्धा हो। और बैंक निफ्टी में 43,100 के करीब ऊपर में जहां भी मूव मिले उसमें आप बुक कर लीजिए। कल एक फ्रेश एंट्री लीजिए मार्केट में। इनफैक्ट यूएस में हो क्या रहा है इस समय, जो तैयारी होगी नए ट्रेड की वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्योंकि लास्ट जब मैंने चेक किया था नास्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में करीब 65 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहे थे, अभी भी वैसा हाल है। और 43.2 पर डाउ, और एक कल 350 और 150 पॉइंट का जो नुकसान देखने को मिला था उसके बाद हुआ है। एक और चीज आपको जिस पर ध्यान देनी है वो आज दरअसल निफ्टी इंडेक्स और सीपीएसई की जो रीबैलेंसिंग हो रही है उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अनुज, कुछ स्टॉक्स हम जो निफ्टी बैंक में चर्चा कर रहे थे शायद उसका भी इंपैक्ट आएगा, स्पेशली आपका इंडसइंड जैसा, फेडरल बैंक, एयू जैसे स्टॉक्स में कुछ वेट बढ़ने वाला है। और इसमें आप देखिए करीब 1% तक की तेजी, इन स्टॉक्स में मोमेंटम आ गया। और ये दूसरी बार हो रहा है कि जो वो एडजस्टमेंट है वो एक्सपायरी वाले दिन हो रही है। हाँ। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि और उससे काफ़ी एक इम्पेटस मिला था मार्केट को, और आज भी वैसा ही हो रहा है। और ठीक है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि एक 3 से 3.5 के बीच में भले ही अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि कल एक फ्रेश दिन है और ये सारे फैक्टर्स कल अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास। एक्सपायरी वाला, ये रीएडजस्टमेंट वाला, और कल किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स टर्न करते हैं वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है। कल आखिरी दिन भी है वैसे न्यू ईयर का, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ी एनएवी मैनेजमेंट भी होगी कल। और कल साल के वॉल्यूम्स में सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम्स वाले दिन में से एक होगा, क्योंकि लास्ट दिन है साल का और नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो नई सीरीज में तो वैसे ही वॉल्यूम कम होते हैं, प्लस लास्ट डे और कल अटेंडेंस भी बहुत कम होगी ऑफिसेस में, फ्राइडे है वैसे। और हमारे पैनल में भी कुछ लोगों की अटेंडेंस कम हो जाएगी। हाँ, उसमें से गावा साहब ने बोल दिया वो हाफ डे लेकर जा रहे हैं। गावा साहब, प्लान बन गया मैंने सुना? जी हाँ, कल 1 बजे चला जाऊंगा मैं। चलिए, हैव अ गुड टाइम। आप और बाकी लोगों को हमने फंसा कर रखा है, क्योंकि गावा साहब नहीं तो आप सबको जैसे हम बैठे रहेंगे स्क्रीन पर आप भी बैठे रहिएगा। साइड में आपको अपनी पार्टी शुरू करनी है तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, ज़रूरत तो है दरअसल इस साल को अच्छे से अलविदा करने की, क्योंकि 2022 का साल वाकई में काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट्स के लिहाज से। कई ऐसी चीज़ें आई जिसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। रशिया यूक्रेन की वॉर मिसाल के तौर पर उसका पहला झटका लगा, उसके बाद दूसरा झटका ऑफ कोर्स दरों में जो इजाफा देखने को मिला, इन्फ्लेशन का जो डर हम सब पर हावी रहा, ये 2-3 चीजें थी जो लगातार मार्केट को भी सता रही थी। तो आपके लिए अब रिकैप करते हैं 2022 का ये साल दरअसल कैसा था, इंडेक्स ने किस तरह का परफॉर्म किया, और इंडेक्स भले ही आपको एक दायरे में दिखाई दिया हो, स्टॉक स्पेसिफिकली हाल क्या था। सुमित हमारे साथ हैं इसी डेटा को लेकर। देखिए, धीरे धीरे करके 2022 जब अपने एंड पर आ चुका है तो इंडेक्स के लिहाज से तो ठीक ठाक रिटर्न आप मान सकते हैं, करीब 4-4.5% के आसपास का रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न जैसे जैसे प्रिवेल होगा
ब्रॉडर मार्केट की साइड वहां पर आपको कमजोर आते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ओवरऑल सिचुएशन इस साल में निफ्टी और सेंसेक्स की करीब 4.5% के आसपास के गेन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एटलीस्ट इंडेक्स फ्रंट पर। लेकिन आप इसी का ही और दायरा जब बढ़ाएंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे, तो दायरा जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर जरूर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप 3%, लेकिन स्मॉल कैप करीब 15% नेगेटिव। तो पोर्टफोलियो के लिहाज से आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। अब आते हैं आउट परफॉर्मेंस पे, कहां पर बढ़िया रफ्तार रही। एक सरप्राइज रहा इस बारी पीएसयू बैंकिंग बास्केट, क्या जबरदस्त तेजी और करीब 70% तक का मूव यहां आया, जिसके दम पर बैंक निफ्टी 21% की जोरदार तेजी। मेटल अपने हायर लेवल से नीचे आया, उसके बावजूद भी 20% की एक जोरदार तेजी देकर जा रहा है इस साल के दौरान। और इतना ही नहीं, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और ऑटो, ये तीन और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी रही करीब 15 से लेकर 20% तक, जिसमें कैपिटल गुड्स के ज्यादातर सभी शेयर अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े। अंडर परफॉर्मेंस रही सबसे बड़ी आईटी से। ये 2008 के बाद सबसे खराब साल आईटी के लिए आप देख रहे हैं, जहां पे 25% की गिरावट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल 14% नीचे, रियल्टी 12% नीचे, हेल्थ केयर करीब 11% नीचे और फार्मा रफली 10%। ये पिछले साल का स्टार परफॉर्मर इस बारी करीब 10% नीचे। शेयरों के लिहाज से कहां जोरदार तेजी रही, नया निफ्टी में एंट्रेंट अदानी एंटरप्राइजेस करीब 122% की तेजी। आईटीसी एक सरप्राइज मूव, ये किसी को उम्मीद नहीं थी इस बारी कि ये 53% तक का गेन देकर चला जाएगा। इसके अलावा कोल इंडिया एक और अंदर सरप्राइज, करीब 53% की तेजी यहां भी देखने को मिली। एम&एम ने रिकॉर्ड्स बनाए, इंडसइंड में करीब 40% के आसपास का मूव इस साल आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, एक्सिस बैंक बढ़िया नंबर्स के दम पर 35% ऊपर। एनटीपीसी रिकॉर्ड नंबर्स रहे एसबीआई के, 30% की जोरदार तेजी और आयशर और ब्रिटानिया 25% का मूव यहां देखने को मिला। लार्जली अंडर परफॉर्मेंस पूरे आईटी स्पेस में। सबसे बड़ा लूजर विप्रो 45%, टेक महिंद्रा 43%, डीवी स्लैब पिछले साल का स्टार करीब 26% नीचे रहा। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स और बीपीसीएल कुछ और ऐसे नाम जो कि 15 से लेकर 20% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। और इसके अलावा जो प्रेशर रहा वो रहा डॉक्टर रेड्डीज, टीसीएस और एचडीएफसी लाइफ जैसे नामों से, जहां पे करीब 13 से लेकर 15% तक का डिक्लाइन रहा। तो लार्जली सारे आईटी और फार्मा के स्टॉक जो कि प्रेशर में, लेकिन आउट परफॉर्मेंस वाली बहुत सारे नामों से है। इसमें कोल इंडिया, आईटीसी, ये कुछ ऐसे नाम जो कि सरप्राइज करके गए। सुमित, शुक्रिया ये सब सामने रखने के लिए। निफ्टी 18,166, तो वो 18,180 की हम बात कर रहे थे कि पॉसिबल है, और बैंक निफ्टी 43,132। ज़बरदस्त मूव इस समय मार्केट्स में आपको दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे और शंकर शर्मा से बातचीत करेंगे। आउटलुक 2023 की सीरीज में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शंकर शर्मा। शंकर जी, गुड आफ्टरनून। तो पार्टी कहाँ कर रहे हैं, दुबई में या इस्तांबुल में? बहुत ज्यादा पार्टी हो गया कुछ पिछले 2-3 हफ्तों से, तो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। बट देखते हैं, अभी तो 2 दिन बाकी है, अभी हो सकता है माहौल चेंज हो जाए और कहीं चले भी जाएं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो पार्टी करने के काफ़ी रीजंस हैं, और एक और रीज़न जो मैं देख रहा था अभी, आपकी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट द्रोणाचार्य, एक बार जरा उसका स्टॉक लेकर आइए। हम एक बार मार्केट की बात करें उससे पहले। 54 रुपये पर आपने आईपीओ में पैसा लगाया था, और अभी लिस्टिंग हुए उसको मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन हुए नहीं है, और ऑलरेडी ऑलमोस्ट पैसा ट्रिपल होने के करीब है। शंकर जी, ये ऐसा क्या किया इस कंपनी ने? इसका आईपीओ में देख रहा था, जो मेन बोर्ड वाले आईपीओ हैं उससे 25-30 गुना ज़्यादा पैसा इसने, मतलब इसमें डिमांड आ गई थी। हाँ, ये काफी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात रही कि 6,000 करोड़ की सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को आया, जो कि कई मेन बोर्ड के आईपीओस बहुत स्ट्रगल किए हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सब्सक्रिप्शन, एंड मोर देन दैट सब्सक्रिप्शन के बाद भी, लिस्टिंग के बाद भी गेन्स काफी टेपिड या इनफैक्ट नेगेटिव भी रहे हैं। सो उसके अगर आप संदर्भ में देखें तो इस शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी जाके ये इसके नंबर्स, परफॉर्मेंस, सारी चीजें इस तरह के प्राइस एक्शन को सपोर्ट करेंगी। सो इट्स अ वेरी गुड टीम, यंग टीम, एंड ये मेरा मैं नॉर्मली स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करता नहीं हूँ। मैं काफी, आपको मालूम ही है कि मेरा नजरिया क्या है इस ओवरऑल टेक स्पेस के ऊपर और स्टार्टअप सेगमेंट के ऊपर। लेकिन ओपन माइंड रखने के कारण कुछ चीजें मिल जाती है, जो द्रोणाचार्य एक ऐसी कंपनी थी। और इस चीज में मुझे कोई एक ही बात की खुशी है, मोर देन एनीथिंग एल्स, कि जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया और उनको नसीब से मिला, बिकॉज आई थिंक 300 टाइम्स और समथिंग ओवर सब्सक्राइब हुआ था, उनके पैसे बन रहे हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उनके पैसे बन रहे हैं, वो जितनी एलोकेशन हुई वो सारी की सारी चीजों को बेच सकते हैं। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा, मेरे पैसे ट्रिपल हुए वो तो ठीक है साहब, हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, कहीं खोते हैं कहीं बनाते हैं, लेकिन रिटेल को पैसा बनाना चाहिए आईपीओ मार्केट में, और कम से कम इस जगह वो उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। और मुझे याद है आपने जिस प्राइस पे इन्वेस्ट किया था, आपने कंपनी को बोला था आईपीओ भी उसी प्राइस पे लाने के लिए, तो एक वो भी एक काफ़ी फेवरेबल चीज़ शंकर जी, जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आईपीओ से कम रेट पर वो उसमें पहले से इन्वेस्ट किया हुआ था, ऑलमोस्ट उसी रेट पर आपने भी इन्वेस्ट किया था, तो ये एक अच्छी चीज़। अच्छा, जबकि अनुज मैंने इन्वेस्ट नियरली मुझे लगता है कि नियरली 1 year बैक, एटलीस्ट 8-9 months 10 months बैक किया था, जबकि कंपनी बहुत ही छोटी थी, आपकी 115 साइज की कंपनी थी, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल रेवेन्यू पे थी। तो लेकिन मेरा ये मानना है, अगेन दिस इज वेरी सेंट्रल टू माय बिलीफ, दैट आईपीओ मार्केट टू बी हेल्दी इज गुड फॉर द सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और आईपीओ के जो आते हैं लोग, वीसी लेड आईपीओस, उन्होंने मार्केट को बहुत क्षति पहुंचाया है पिछले 12-18 महीनों में। तो हम अपना कम से कम छोटा योगदान दे सकते हैं कि फेयरली प्राइस्ड आईपीओ, रीजनेबली इनफैक्ट स्लाइटली अंडर प्राइस्ड आईपीओ लेके आए, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को एक चेतना मिले और एक उनको प्रोत्साहन मिले कि ये गेम रिग्ड नहीं है, उनके एंटी नहीं है। तो कम से कम चलिए इस बार उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी जहां भी एटलीस्ट मैं प्री आईपीओ में आऊंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि रीजनेबली प्राइस्ड आईपीओ लेके आऊं, कि कम से कम रिटेल के लोग पैसा बनाएं। इस परफॉर्मेंस, द्रोणाचार्य के इस परफॉर्मेंस के बाद क्या थोड़ा सा और हौसला बढ़ रहा है कि आप कुछ और अनलिस्टेड ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे? आपके पास जो लोग अपनी डिटेल्स लेकर आते हैं उनको और समय देंगे? नहीं, मैं तो लाइक आई सेड कि इन्वेस्टिंग में कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो नहीं होता है। मन को, इंसान को ओपन माइंड रखना चाहिए, और जितना हम ओल्डर होते हैं उतनी हमारी थिंकिंग और कठोर और ठोस हो जाती है, जो कि एक्चुअली इज नॉट वेरी गुड फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि नई चीजों से वाकिफ हो, नए लोगों से मिलो, नए प्रमोटर से मिलूं, यंगर से मिलूं। उसमें आप 25-50 से मिलेंगे तो एक आध दो ही आपको अच्छे मिलेंगे, और इस बार नसीब से अच्छा मिला। हो सकता है कि और भी कोई अच्छे मिले, लेकिन मेरा माइंड बड़ा ओपन है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अनलिस्टेड या प्री आईपीओ कंपनियों को नहीं देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा, लेकिन उसके मापदंड वही रखूंगा जो लिस्टेड मार्केट के होते हैं। वो पेरेनली लॉस मेकिंग कंपनी, इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन, हाई प्राइस पे हाइप करके आईपीओ करना, वो सब चीजें कम से कम मैं नहीं करूंगा। इतना मैं आज की डेट में कैटेगोरिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, अच्छा एक बार जरा मार्केट देख लेते हैं। 18,180 है वो आ गया हर्षदा लेवल, और वो कॉल 30 रुपए की, वो जो 18,150 की हम बात कर रहे थे, 30 रुपए की कॉल, वो 5 रुपए पर एक आइडेंटिफाई हुई थी, और वहाँ से 5 से 30 सेकेंड सक्सेसिव एक्सपायरी है जिसमें ये मूव आया है। अब शंकर, जब अब ओवरऑल मार्केट की बात कर लेते हैं, इंडियन मार्केट ने अच्छा खासा रीजनेबल आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर ये ओपन हो रहा है कि अब चाइना ओपन हो रहा है, तो क्या चाइनीज मार्केट 2023 में इंडियन मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा? आपका क्या व्यू है? दिसंबर में हमने देखा भी है चाइनीज मार्केट में काफी फंड फ्लोज गए हैं और काफी आउट परफॉर्मेंस भी दिखाई है चाइना ने। नहीं, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि चाइना, जो कि बिल्कुल अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रहा हो, उनकी एमएससीआई की वेट मेरे ख्याल से 5-7-8% घट गए। इंडिया को फायदा मिला कि वेट इंडिया का बढ़ गया। ये चीजें सिक्लिकल होती है अनुज, और हम ये कभी भी नहीं हमें सोचना चाहिए कि कोई परमानेंटली गुड और बैड मार्केट होती है, या परमानेंटली गुड और बैड स्टॉक्स या सेक्टर्स होते हैं। और चाइना एक काफी लेट्स से डिसअपॉइंटिंग मार्केट रहा है पिछले कई वर्षों से, और एक टाइम आता है डिसअपॉइंटमेंट वाली जो मार्केट्स होती है वो ज्यादा रिटर्न्स देती हैं, क्योंकि लोग इतने पेसिमिस्टिक होते हैं उसके ऊपर। तो मार्केट जो चीज कंसेंसस की बिलीफ होती है उसके विपरीत जाता है, ये जनरली देखा गया है। तो कंसेंसस ये रहा है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन में रही है, उनके बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है, डेट है, इत्यादि इत्यादि, कोविड रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है। तो उसके चलते बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया, और उसके चलते ही मार्केट की आउट परफॉर्मेंस आएगी चाइना की। ये मुझे लगता है कि एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मार्केट्स कोई आइदर और है, या एक ही मार्केट अच्छा करेगी बाकी नहीं करेगी। अगर चाइना 15% चले और हम 10% चले अगले साल, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसमें कोई बुरी बात भी क्या है साहब। ये साल हमने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है,
हो सकता है 1-2 मार्केट हमसे बेटर परफॉर्म करे अगले साल, एज लॉन्ग एज कि हम भी साथ चले बेटर परफॉर्मर्स के साथ। 2-5% आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे टीममेट ने या दूसरे सदस्यों ने 110 रन बनाया और मैंने 101 रन बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई मैं कोई फेलियर था उस पर्टिकुलर गेम में। शंकर, क्योंकि ये चाइना मार्केट में लार्जली अब आगे स्ट्रेंथ आने की पूरे आसार है या फिर मनी फ्लो आने के आसार है। कल परसों से हमने देखा है कि मेटल स्टॉक्स चलने लगे हैं, दूसरी कंपनियां जो चाइना से सरोकार रखती है, जो भारतीय कंपनियां हैं, उनमें इंटरेस्ट आने लगा है। क्या वो एक क्षेत्र रह सकता है, खासतौर से मेटल्स, जहां पर कुछ और पैसे बनने के चांसेस हैं 2023 में? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेटल्स के का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। वो लास्ट ईयर के आप समझिए 2021 के अप्रैल मई के बाद से ही वहां पर लड़खड़ाहट आ गई थी स्टील के स्टॉक्स में। हमारी बातचीत भी हुई थी जब अनुज आपके अंग्रेजी चैनल पे थे कि मतलब हमने टाटा स्टील जो लिया था 2020 में और जेएसडब्ल्यू लिया था 2020 में अप्रैल मई में, 1 साल के बाद वो डबल और ट्रिपल हो गए थे। तो हमने तो काफी सारा पैसा निकाल लिया था टेबल से। लेकिन उस वक्त की कंसेंसस ये था कि 4 टाइम 5 टाइम अर्निंग्स के स्टॉक हो गए हैं तो बड़ा सस्ता है। लेकिन वहां से उनकी काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही, एटलीस्ट टाटा स्टील की। तो अब मुझे लगता है कि वो साइकिल वापस एक पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। अगेन एवरीथिंग इज अ साइकिल, नथिंग इज परमानेंटली गुड और बैड। एंड चाइना की रीओपनिंग से इनको एक टेलविंड मिलेगा डेफिनेटली, और मेरे ख्याल से एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन अगेन है कि मेटल स्टॉक अच्छा करेंगे। तो मैं इस ओवरऑल राय से भी सहमत हूँ। मेटल्स अच्छा करेंगे। और क्या बड़ी थीम्स होंगी शंकर इस 2023 के साल में, कहां पर आप दांव लगाना पसंद करेंगे? अगर आप भारतीय बाजारों की बात कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि अगेन मैं पिछले साल भर से कह रहा हूं, अभी कहूंगा कि स्मॉल कैप्स में ही सबसे ज्यादा बैंग फॉर द बक है। आपकी हेडलाइन इंडेक्स जो भी मर्जी बोले साहब, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पर रिटर्न्स बहुत ही बेहतरीन रहे हैं ऑन अ डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ 15, 20, 25 स्टॉक्स। उसमें हो सकता है 2-5 में आपके पैसे चले भी जाएं, हो सकता है 5-7 में आपके एवरेज रिटर्न्स आए, लेकिन जो 5-10 रहेंगे उस पर अगर आपने ठीक ठाक एक स्क्रीनर रन करके और रिसर्च करके लिया होगा पिछले साल भर में, मेरे हिसाब से आप कम से कम 100 इफ नॉट 200% अप होंगे। तो मेरा ये मानना है कि वही थीम, वही स्टोरी 2023 में भी रिपीट होगी। इंडिया इज अ मार्केट ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स। आज के जो लार्ज कैप्स हैं वो कई वर्ष पहले स्मॉल कैप थे, और उसी पीरियड में उनके रिटर्न्स इतने अच्छे थे। जब वो ट्रूली लार्ज कैप हो गए, जो हमारे मेन बैंक्स रहे हो, मेन ऑटो कंपनीज रही हो, मेन पेट्रोकेमिकल कंपनीज रही हो, रिलायंस जैसे कंपनियां, अब इनमें हम वो उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको ये सालाना 15, 20, 25% कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकती हो। ये इम्पॉसिबल है साहब। ये बहुत अच्छी कंपनियां, महान कंपनियां, लेकिन हर कंपनी की एक लेवल ऑफ ग्रोथ के बाद में टेपरिंग ऑफ इफेक्ट होता है। लेकिन वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम वो नहीं है। हमारे लिए तो साहब आप 100 छोटी छोटी कंपनियां ले लो, आपको स्टैटिस्टिकली 20-25 कंपनियां मल्टी बैगर ये साल में 2023 में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो मैं वापस कहता हूं, ब्रॉड फील्ड ऑफ प्ले हैज टू बी स्मॉल कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अलोन। शंकर, इस बीच लेकिन कोविड दुनिया भर में फैलने के खतरे की खबरें एक बार फिर आने लगी है। भारत की तरफ से भी वो अब गाइडलाइन आ गई है कि सिंगापुर हो, आपका जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, थाईलैंड हो, वहां से आने वाले लोगों की RT-PCR अनिवार्य होंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या ये एक सेंटिमेंट को फिर बिगाड़ने का काम कर सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत नीजक रिएक्शन आया है इस डर से? देखिए, हर चीज का एक आपको कॉन्टेक्चुअली देखना पड़ेगा कि यही चीज अगर 1 साल पहले बातचीत चली रही थी और ऐसा नहीं था कि कोविड खत्म हो गया था, तो बाजार उसको डिस्काउंट कर चुका था। अब बाजार इस लेवल पे इतनी हाई पहुंच गया है कि अब उसको कोई रीजन चाहिए एक हल्का सा करेक्शन देने के लिए। तो हमने पिछले हफ्ते देखा, बहुत वायलेंट करेक्शन आया था, खास करके मिड और स्मॉल कैप्स में। वो एक नेसेसरी आउटकम है मार्केट की तेजी का कि इस तरह के वायलेंट रिएक्शंस आएंगे। वो वायलेंट रिएक्शंस के पीछे कोई बहुत ठोस कारण नहीं होंगे। आप कारण खोज सकते हो कि कोई भी कारण हो जाए। कोविड का कारण है, अगर 3000 केसेस हो रहे हो या कुछ हो रहे हो उसके चलते, ये तो नहीं है कि वापस हम फुल लॉकडाउन मोड में चले जाएंगे और ऐसा कुछ होगा।
तो मेरा ये मानना है कि मार्केट्स ओवरहीटेड थे, दे हैड रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स। उनको एक कारण चाहिए था, वो कारण उनको मिल गया है चाइना की ये जो कोविड सर्ज के चलते। बट इसका मैं ये नहीं, मेरा ये मानना है कि इसके चलते बहुत कोई बड़ी क्षति बाजार को पहुंचेगी। ये मार्केट विल डिस्काउंट इट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। एक दूसरा कारण है जो कि दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए, वो ज्यादा अहम है एज कंपेयर टू द कोविड प्रॉब्लम। और मैं ये कहना चाहूंगा, बिकॉज इन्वेस्टिंग में अगेन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चलता, आपको अच्छे बुरे की आपकी परख होनी चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया पिछले 12-18 महीने में, वो लार्जली एक फैक्टर ये था कि लॉकडाउन का जो पेंट अप डिमांड था वो आके बाहर उभर के आया, उसके चलते लोगों ने कंजम्पशन की। लेकिन अब ये हो सकता है 2023 में इकोनॉमी की वो गति ना हो जो हमने 2022 में, कम से कम 21.5 से लेके 22 तक जो हमने देखा हो। तो एक हो सकता है रिलेटिवली स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पीरियड आ रहा हो हमारे आगे। उसके सामने में पॉजिटिव फैक्टर है कि 2024 में चुनाव है, उसके चलते गवर्नमेंट 2023 में स्पेंडिंग करेगी, क्योंकि चुनाव के एक साल पहले तो गवर्नमेंट को पैसे बांटने होते हैं। तो कम से कम ये हो सकता है कि स्लो डाउन का इफेक्ट उतना ना हो, उतना लेट्स से हानिकारक ना हो फॉर द स्टॉक मार्केट। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक स्लो डाउन भारत की इकोनॉमी को आ सकता है अगले 2023 में। शंकर, थोड़ा सा आज आपके साथ जो हमारा कनेक्शन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वरना थोड़ी और बात हो सकती थी। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू योर फैमिली एंड एवरीवन। थैंक यू अनुज, थैंक यू। चलिए, ये शंकर शर्मा से बात होती है और इस बीच में मार्केट देखिए आज तक 18,200 भी क्रॉस कर गया। हाँ। और वो 18,150 वाली कॉल 50 रुपये हो गई, 5 रुपये वाली कॉल 50 रुपये। ये दूसरी बार लगातार हुआ है जो हमने एक जैसे ऐसी एक कर्सरी लुक में कॉल देखी हो कि अगर यहाँ पर कवरिंग आएगी तो कहाँ तक जा सकती है वो, और वो 5 रुपये से बढ़कर 50 रुपये तक गई। अभी तो खैर 40 रुपये, अब तो जहाँ पर निफ्टी सेटल होगा उसी हिसाब से सेटल होगी। और बैंक निफ्टी देखिए 43,000 क्रॉस होने के बाद 300 पॉइंट और ऐड कर दिए उसने। और ये होता है मोमेंटम इसमें। और इसके लिए ना मार्केट में होता है, कई लोग कहते हैं कि सुबह लेना चाहिए था, सुबह लेना चाहिए था। अरे नहीं लिया तो कोई नहीं, सुबह आपको एक मार्केट ने उस समय एक मौका दिया तो उस समय भी ले लीजिए। और ट्रेडिंग, एक्चुअली ट्रेडिंग में असली मूव्स जो आते हैं ना वो बाद में आते हैं। कई बार आप अगर गलत पड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि उसमें फिर आप मार्केट के हिसाब से जाते हैं। अगर आप पहले ही सही पड़ गए, पहले 1 घंटे में, पहले 2 घंटे में सही पड़ गए तो फिर आप प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएंगे। लेकिन आप गलत पड़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि चलिए और भी कई लोग गलत पड़े होंगे, तो अब वो जो लोग गलत पड़े होंगे वो किस तरीके से बिहेव करेंगे उसके हिसाब से मार्केट एक्ट करता है। और आज देखिए बिल्कुल वही 43,300 के करीब अब बैंक निफ्टी। चलिए, जो 230 फैक्टर होता है ना वो एक्चुअली आज स्क्रीन पर एग्जैक्टली उसी समय पर दिखाई दिया है, 230 फैक्टर, जो निफ्टी बैंक और निफ्टी ने दिखाया। और लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है मंथली एक्सपायरी पे। हाँ। मतलब नॉर्मली ऐसा क्या होता है ना कि एक मंथली एक्सपायरी में होता है, उसके 5-6 में नहीं होता है, वो लोगों को लगता है कि। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नवंबर में हमने जो मूव देखा था एग्जैक्टली उसी का मिरर इमेज नवंबर एक्सपायरी में एग्जैक्टली यही हुआ था। आपको याद होगा हम शो कर रहे थे हाँ। और एक के बाद एक वो कॉल किस तरीके से बढ़ रही थी, और आज दिसंबर सीरीज में भी यही सेम प्ले आउट हो रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बोल देता हूँ, एक्सपायरी है, वर्टिकल मूव है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 2 रीज़न है। एक तो हम काफ़ी करीब हैं, वो 18,230 के करीब जहाँ से पिछली बार फिसले थे, और दूसरा ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। और हो सकता है कि कल आपको वापस गैप डाउन देखने को मिल जाए, क्योंकि इसको एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। ये नहीं है कि आज इतना बड़ा मार्केट मूव आया तो वो कल कंटिन्यू करेगा। हाँ, एक चीज़ है, बैंक निफ्टी में आप भले ही चाहें तो एक अप्रोच ये रख सकते हैं कि आप थोड़ी क्वांटिटी अगर फिर भी लेके जाना चाहें, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी अगर नीचे खुलता भी है तो रिकवरी दिखा के वापस आपके फेवर में आ जाता है। तो बैंक निफ्टी फिर भी रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन ये निफ्टी में वर्टिकल मूव है, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें तो बेटर रहेगा। इनफैक्ट BTST कॉल्स लेना शुरू कर देते हैं। फिर रशिदा, गावा जी आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए आपकी कॉल। मुझे स्टॉक अच्छा लगता है इस वक्त, वो है आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा 1262 पे ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट मिला है, स्टॉप लगाना पड़ेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1250 का, टारगेट 1280 महिंद्रा एंड महिंद्रा। प्रकाश सर का फेवरेट स्टॉक भी फेवरेट है, कंपनी भी फेवरेट है, और आगे कुछ बोलूंगा मैं। प्रकाश सर के बाद चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका कॉल। देखिए, मेरा कॉल SBI लाइफ पे रहेगा। SBI लाइफ ने अपनी 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 1240 के स्टॉप लॉस से SBI लाइफ में खरीदारी करेंगे, ये कैश लेवल्स हैं।
और टारगेट आपके 1300 रुपए के रहेंगे। का टारगेट SBI लाइफ, और यहाँ पर भी बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है आज। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मेरा ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। PSU बैंक्स में हम ये आज सुबह से एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार 2 दिन से अपने 20 डेमा के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, और पिछले 4 दिन से हायर बॉटम्स बना रहा है। और मुझे लग रहा है PSU बैंक में ये मोमेंटम बना रहेगा आने वाले 1-2 सत्रों के लिए। तो 182 के स्टॉप लॉस से 190 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मैं रिकमेंड करना चाहूंगा PST के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा। अमित, आप क्या ट्रेड ले जाना पसंद करेंगे घर आज? जी अनु जी, पहला चॉइस तो बैंक ऑफ बड़ौदा था, बट सिंस वो हो गया, फेडरल बैंक के साथ जाना चाहूंगा। 138 के लगभग प्राइस है, 135 का स्टॉप लॉस और 144 के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक। ओके, फेडरल बैंक आपके स्क्रीन पे 138.5 पे गजब का स्विंग दिया इस स्टॉक ने, और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ सुपर स्विंग के साथ। राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन कॉल फॉर टुमारो। वीरेन जी, भारत फोर्ज पे नजर है। भारत फोर्ज को BTST करेंगे जनवरी फ्यूचर। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें 915 920 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 870 के आसपास। तो भारत फोर्ज में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। पालविया साहब, आपकी राय? नहीं, आई बेग योर पार्डन, मैं इनफैक्ट होता साहब आपसे पूछने वाली थी, आपकी राय क्या रहेगी? कोई ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है अगले सीरीज में कुछ पोजीशन लेकर चले, एक मौका है कल के लिए भी? जी हर्षदा, मैं अभी फेडरल बैंक के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि इसके जो बिजनेस मिक्स चेंज हो रहे हैं हाई यील्डिंग बिजनेस की तरफ, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में इसका जो NBFC सब्सिडरी है फेडफिना, उसका भी अनलॉकिंग हो सकता है, तो एडिशनल कैटलिस्ट होगा। और वैल्यूएशन अभी भी वन टाइम ट्रेड कर रहा है FI25 पे, तो बहुत रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो वहाँ पे यहाँ पे पोजिशनल टारगेट मेरा 165 का रहेगा फेडरल बैंक के लिए। ओके, देखिए बैंक निफ्टी का मूव देखिए, और 43,330 सुबह का जो लो था हर्षदा 42,490, 42,500 अगर मान लें तो उसको आपको 800 पॉइंट का स्विंग बैंक निफ्टी ने आज दिया है। ज़बरदस्त स्विंग है ये। और ये आज बैंक निफ्टी में मुझे खुशी इस चीज़ से भी है कि अगर आपने वो ट्रेड प्लान की होगी तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिला होगा। कि सुबह एक हमने डिस्कशन किया था कि 42,500 पे खरीदिए, 42,394 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद उसको कैरी करिए। और 42,490 से वो घुमा एग्जैक्टली, तो 42,500 पर अगर आपने लिया प्रोग्राम ट्रेड के हिसाब से, अगर आपने उसको लगा के रखा होता और एक बार ट्रेड चलनी शुरू हो उसमें आप रहे, तो फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट। मेरे ख्याल से ये तो पिछली एक्सपायरी से भी बड़ा प्रॉफिट है आज, जो जिस तरीके से नीचे से घुमा है। पिछली एक्सपायरी में तो एटलीस्ट हम नीचे नहीं थे, पिछली एक्सपायरी में तो हम मोमेंटम कैरी किया था हमने, आज तो हम नीचे खुले और नीचे से घूमे। ये देखिए 850 पॉइंट की रिकवरी। इनफैक्ट मुझे लगा था, मुझे डर ये था कि ये सीरीज हम बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सहमी हुई नोट पर जाकर समाप्त करेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि बुल्स ने एक बार दहाड़ लगाई है। 85 अंकों का जो इजाफा देखने को मिला है। गावा साहब, आप इनफैक्ट मेंशन कर रहे थे कि 43,200 के पार फिर 43,500 के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या उस ट्रेड के लिए आप एक पोजीशन खड़ी करना शुरू करेंगे अभी से? आज के लिए मेरा टारगेट था 43,200 के करीब था फॉर फ्यूचर्स में, लेकिन वो स्टॉप स्पॉट में अभी ट्रेड कर रहा है 43,338। मुझे लगता है 43,400 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कल डिप मिलता है तो डेफिनेटली जाऊंगा। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि ये 43,000 के पास, 43,800 के आसपास जा रहा है। जब मैं स्ट्रक्चर में देखता हूँ क्लियरली 43,800 एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 1 या 2 दिन लगे इस अप मूव में, एज लॉन्ग एज 42,600 होल्ड्स। चलिए अब जरा जाते जाते अगर आप देखें कुछ लास्ट के मिनटों में इस एक्सपायरी का, मतलब जब नेक्स्ट सीरीज में जा रहे हैं, जो एग्जैक्टली रोलोवर्स के स्टैट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अब निफ्टी के रोलोवर करीब करीब 2 बजे जितने बैंक निफ्टी के रोलोवर थे वहाँ तक आ चुके हैं, 73%। और अगर आप बैंक निफ्टी के रोलोवर को देखें इस वक्त अपनी इस सुपर, अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस के बाद, याद रखिएगा बैंक निफ्टी का रोलोवर इस वक्त मेरे ख्याल से करीब करीब, प्लीज़ बैंक निफ्टी का लेके आइए अगर मैं सही हूँ तो, 81 मैंने लास्ट टाइम देखा था, इट्स 83.82%। मेरे ख्याल से लास्ट 3 मंथ के एवरेज को ये ओवर एक्सीड कर जाएगा। तो एक अच्छे मूव के साथ ये अपने ओवर एक्सीड करता हुआ 3 मंथ के रोलोवर्स को अब लेके आइए। अगर बैंक निफ्टी इतनी कमांडिंग पोजीशन में अगले सीरीज में जा रहा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स कहाँ पे है? बैंकिंग इस वक्त अगर आप देखें 78% के ओवरऑल रोलोवर्स के साथ सबसे बड़े रोलोवर्स कहाँ पर हैं? सबसे बड़े, डॉक्टर साहब एक एक करके स्टॉक्स लेके आइएगा, बताता हूँ यहाँ पर।
सबसे बड़ा रोल ओवर है पूरे के पूरे बैंकिंग में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 92% रोल ओवर, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 83% रोल ओवर, कैनरा बैंक 87% रोल ओवर और बंधन बैंक, माफ कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 70% रोल ओवर। ICICI बैंक कितना है? ICICI बैंक और साथ ही साथ HDFC बैंक दोनों करीब 85 और 89% के रोल ओवर्स के साथ। तो बैंकों में रोल ओवर्स बेहद शानदार। और दूसरे पायदान पे अगर कोई सेक्टर आता है तो उसमें याद रखिएगा वो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा इसमें मेटल्स 80% रोल ओवर, और सबसे बड़ा मेटल्स का रोल ओवर जैसे कि मैं कुछ देर पहले कहा था 93% जिंदल स्टील और 92% अगर आप देखें तो आपका JSPL। सुपर रोल ओवर अगर आप देखें मेटल्स में और बैंकिंग में। हर्षदा जी हाँ, एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है आखिरी 4 मिनटों में। एक तो ट्रेड्स जहां पर हमने देखा है बहुत अग्रेशन के साथ दरअसल पोजीशंस अब देखी गई है। भारतीय एयरटेल, पहली स्टेटमेंट स्टॉक को लेकर यही थी कि ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है और ठीक वही हो रहा है। डे हाई पर 824 के आसपास जाकर टिकता हुआ। राजेश पालविया कैरी कर रहे हैं इस ट्रेड को, आप क्या समेटेंगे? नहीं, भारतीय एयरटेल को कैरी करना चाहिए। स्टॉक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और जिस तरीके की रिकवरी बनी थ्रू आउट द डे, हमें लगता है कि मोमेंटम कैरी रहेगा। 835 845 तक के अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखें करीब यहाँ पे 809 के आसपास। ओके, चलिए क्लोजिंग आज की कहाँ हो रही है? 18,203 निफ्टी पर और 43,321 बैंक निफ्टी पर। ये एक ज़बरदस्त मूव, और ये जो लास्ट का मूव है ये है क्योंकि कल का हाई क्रॉस हुआ, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि कल का हाई क्रॉस होगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आपको दिखाई देगी। कल हमने आज सुबह एक और चीज़ बोली थी रशिदा कि मार्केट में आपको दोनों साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही सुबह मैंने प्रिपरेशन की थी लोअर लेवल्स की कि ये लेवल डिफेंड होना बहुत जरूरी है, 17,967 डिफेंड होना बहुत जरूरी है, 17,967 से 18,068 डिफेंड होना बहुत जरूरी है। वो डिफेंड हो गया और बड़ी गिरावट 17,967 के नीचे आनी थी, लेकिन अगर कल का हाई टूटा तो मार्केट एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग भी दिखाएगी, उसके लिए भी तैयार रहना था। और ये जो लास्ट का मूव है ये प्योर एंड प्योर शॉर्ट कवरिंग, जो कल के जिन्होंने शॉर्ट सौदे किए थे 18,000, 18,100 और 18,150 की कॉल राइटर्स, सबकी जबरदस्त पिटाई इस समय और मार्केट क्लोजिंग है डेज हाई। जी हाँ, एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है 18,200 के ऊपर जो इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में इसमें भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही थी और वो भी करीब 52 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन आज का जो स्टार परफॉर्मेंस लार्जली आया है वो आया है निफ्टी बैंक की ओर से। एक दो ट्रेड्स जो वायदे में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं ऑफ कोर्स, जहां पर कल भी नजरें होनी चाहिए। जो बिग टिकट मूवर्स थे आज के, एक तो इंडिया मार्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगभग 2.5% ऊपर जाकर टिक रहा है। लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग यहाँ पर जैसे आग लगी है तेजी की, 6.5% तक के गेंस देखने को मिले। RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये वो काउंटर्स है जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है। जाते जाते नायका, जोमैटो जैसे स्टॉक्स, इन सब में खरीदारी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट नायका लगभग 5% ऊपर ट्रेड में आता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने है स्क्रीन जहां पर हम अब देखेंगे निफ्टी बैंक और मिड कैप्स के साथ IT इंडेक्स का क्या हाल है। निफ्टी IT आज इसी को लेकर सबसे ज्यादा संदेह था, जिस तरह से नैस्डैक टूटा, लेकिन यहां पर एक अच्छी खासी पुलबैक देखने को मिली है और 100.2 पर दरअसल निफ्टी IT ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए निफ्टी का ऑटो इंडेक्स भी, क्योंकि वहां पर भी कार्यक्रम की शुरुआत में ये बस कगार पर था पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए, वहां पर भी हमने देखा है थोड़ी सी पोजीशंस बेहतर होती हुई, लेकिन क्लियरली निफ्टी बैंक ने ही मार्केट को ऊपर खींचा है और आखिरी चंद मिनटों में भी यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर क्लियर कट आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा उछाल किधर बनता दिखाई दिया है। 1 मिनट बाकी है आज के ट्रेड में। तो रिकवरी में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 614 के लेवल्स पर आता हुआ, एक्सिस बैंक लगभग 2% ऊपर, ठीक SBI के पीछे। यही नहीं, आप गौर करिएगा इंडसइंड बैंक पर, जहां पर 1.5% तक के गेंस बनते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ और ट्रेड्स भी रहे हैं आज जहां पर तेजी देखने को मिली है। फेडरल बैंक देखिएगा आप, जैसे जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। आप देखिए HDFC बैंक की चाल, क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन इनफैक्ट बड़ा था आज के सत्र में और वहां पर भी हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप्स में जो नहीं चला उसमें टाटा मोटर्स है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, टाइटन कल भागा था, आज एक बैकफुट पर आया। डीवीज लैब, कोल इंडिया, HUL जैसे काउंटर्स जो थोड़े से साइडलाइंस पर बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन लास्ट आवर
बाजार में। ऑफ कोर्स मेटल्स में भी चाल मजबूत हुई। हिंडाल्को आप गौर करेंगे तो 1.5% ऊपर, टाटा स्टील में यह चाल मजबूती की 1% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आज की एक्सपायरी एक स्ट्रॉन्गर नोट पर जाकर हो रही है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है। तो हम अलविदा कह रहे हैं दिसंबर सीरीज को। ये लास्ट एक्सपायरी इस साल की 2022 की। कल हम उतरेंगे जनवरी सीरीज में 18,207 निफ्टी पर, 84 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक 43,296, 43,300 के हल्के से नीचे, लेकिन वो भी चलेगा। ये बहुत ही स्ट्रांग मूव देखने को मिला है। अब लेकर आते हैं आपके लिए अपडेट सीधा सौदा का। तो मुकाबला नीरज और सुमित के बीच रहा और रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कुछ खास स्टॉक्स के। कनोरिया केमिकल्स जो 20% ऊपर था, आज सुमित ने इसे पिक किया था। एस्कॉच कुबोटा, अशोका बिल्डकॉन, रोटो पंप्स, ये कुछ काउंटर्स थे जो सुमित की दरअसल टीम में शामिल थे। नीरज ने दोनों तेजी मंदी की तरफ दाव देखे तो थायरोकेयर, डॉक्टर लाल दो तेजी वाले ट्रेड्स, लेकिन स्पाइसजेट, इंडियन होटल, कोविड का कहर है उसके लिए एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन स्टॉक्स पर आज उतना दबाव नहीं देखने को मिला जितना डर था। तो 18,207 के आसपास आपके लिए इंडेक्स को छोड़ जाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। वीरू, इसी के साथ गुड बाय 2022 एटलीस्ट ऑप्शंस और आपके फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। जी हाँ। और दिसंबर का अगर आप देखें सीरीज का अंतिम दिन तो आप कह सकते हैं हमेशा बुल्स के नाम रहा। और कल शुक्रवार है, फ्राइडे फैक्टर बाजार पे हावी रहेगा। और कितने लोग मौजूद रहेंगे कल सुबह हमारे साथ नहीं होंगे, कितने मनाली में होंगे, कितने रोहतांग पास में होंगे, और कितने शिमला में होंगे, कितने मसूरी में होंगे, ये तो खैर तय करना मुश्किल है। लेकिन हम आपको यही मिल जाएंगे सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। हश्ता तैयारी करेंगी नीरज जी के साथ और मेरे साथ, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। कल फिर होगी मुलाकात साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।